चलो गाइस वी विल स्टार्ट नाउ। तुम तो चुप ही बैठो। एटलीस्ट मैंने ऐसा तो नहीं बोला मैं आ रहा हूँ और फिर नहीं आया। क्या हुआ? ऐसे थोड़ा तो। चलो गाइस नाउ विल स्टार्ट। रोस्ट क्या मजाक मस्ती है यार, ये सब तो चलते रहता है। नसीब ही साथ नहीं दे रहा था। क्या हो गया ईशान तेरे नसीब को? उसको? अच्छा हाँ, मेरा टाइम का तो यार थोड़ा चल रहा है बट अभी आई वॉज रीजनेबली ऑन टाइम टुडे। मतलब अगर सेटअप रेडी रहता तो 7:05 शार्प स्टार्ट कर देते, बट चलो ठीक है। वील नाउ गो हेड। लास्ट टाइम अपन ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स खत्म कर लिया था क्या? दो सम बाकी है। मेरे हिसाब से एक ही सम बाकी होगा। मैं तो सोचा था नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आदित्य, आदित्य तो अभी मेरे को पता चला लीव पे है। अभी अपन वो प्रणव आएगा ना 8 या 9 बजे, उससे बात करते हैं। या तो अगर आपका लॉगिन रेडी है तो सब लोग को आपका लॉगिन दे दो, वरना वो वीडियोस एटलीस्ट वही थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्कनेक्ट ये आ रहा है कि वो लोग ऐप का रेडी हो गया है बट बच्चों को शेयर तो नहीं हुआ है। तो अभी बोल तो रहा, तो वो ऐप में सारी वीडियोस अपलोड हो गई हैं 100%। बट क्या है वो सिस्टम समझ लेते हैं। ऐप में ऐप मिल गया तेरे को लॉगिन? बाकी सब? एक सेकंड, कितने लोगों के पास आपका लॉगिन आ गया है? तो तूने किससे लिया? आईफोन में प्रॉब्लम आएगी आएगी 120%। पहले भी तो आता था अपना उधर भी। ऐप में ऐप के बारे में सारी इन्फो प्लीज ग्रुप पे सेंड कर देना। हाँ हाँ, वो मैं भी पूछता हूँ, मेरे को भी उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यूट्यूब की तो सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी ना, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑल वीडियोस। हाँ, मैं चेक करता हूँ आज। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, एक बार प्रणव आ जाएगा ना, उससे शांति से बैठ के समझ लेते हैं वीडियोस का क्या स्टेटस है। क्या होता है तुम लोग मुझे भी मैसेज, काफी बच्चों ने मुझे ना 2-3 चीजों के लिए मैसेज किया हुआ है। वन ऑफ देम बीइंग वीडियोस। तो यार वीडियोस के लिए एक बार कैसा है ना, रिसेप्शन पे ही या वो आईटी वालों से ही बात करके होएगा। मैंने ये देखा काफी बार बच्चे भी जाके बोल देते हैं बट वो क्लोज नहीं हो रहा है। मैं एक बार आज बात करता हूँ, अपन समझ लेते हैं कि क्या स्टेटस है। इमीडिएट नारायण सर को भी फोन कर लेंगे या जैसे भी है, प्लीज क्लोज दिस आउट। बट आज ही कर लेंगे, फिर वो ऐसा ही हो जाएगा, वरना चाहे 10 मिनट पढ़ाई अपनी कम होगी बट अपन विल फोकस ऑन दिस एंड गेट इट डन। ठीक है, जैसे ही वो आएगा ना मैं एक बार अपन बात कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे को बताओ लास्ट टाइम कौन सा सम किया था अपन ने फिर? फोर्थ हो गया था ये, है ना? चलो अभी फिफ्थ सम की ओर प्रोसीड करते हैं। लेट्स गो हेड। हाय ईशान, बोलिए। एक्चुअली नहीं, बट इन इफेक्ट सेम हो जाता है। मतलब देख कैसा है, वो एज सच सेम नहीं है बट स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, जैसे अगर मेरा एक शेयर है 10 रुपए की फेस वैल्यू का, कई बार कंपनीज बोलती है अभी इसको स्प्लिट करके हम 5-5 रुपए की फेस वैल्यू के 2 शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, या हम 1-1 रुपए के 10 शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक ये होता है स्टॉक स्प्लिट, और एक होता है बोनस। 10 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर है, मैं आपको एक 10 रुपए की फेस वैल्यू का फ्री दूंगा। ये मैं आगे आज जब बोनस कराऊंगा ना तब उसमें डेप्थ में समझाने वाला हूँ कि बोनस का मार्केट पे क्या इफेक्ट होना चाहिए इन थियरी, और फिर एक्चुअली क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए फिफ्थ सम। बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है पूरा। नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का इंफॉर्मेशन दिया है। 80,000, 6% redeemable preference shares of rupees 10 each, 9 paid up,
और 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं। भैया प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए कुछ कंडीशन है क्या? क्या? वेरी गुड, सारे क्या होने चाहिए? फुली पेड अप होने चाहिए। और यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस का इंफॉर्मेशन दिया है। बाय द टर्म्स ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पैसे पर शेयर। तो 10 रुपए का 10.5 रुपए में रिडीम होएगा कि नहीं होएगा? On 1st April, and it was decided to arrange for this as far as possible out of the company's resources, subject to leaving a credit balance of PNL account। तो 24,000 PNL का यूटिलाइज नहीं करना है। इसके लिए अपन ने बढ़िया वर्किंग नोट सीखा है कि नहीं सीखा है? अगर आपको याद हो इस चैप्टर में होता क्या है, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आपको दो सोर्सेस से रिडेम्पशन कर सकते हैं, या तो फ्रेश इशू या तो क्रिएशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर आप किससे बना सकते हैं? फ्री रिजर्व से। किससे बना सकते हैं? एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर क्वेश्चन में बोला हो, ऐसा पढ़ाया था ना, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ इट इज मेंशन्ड इन द। तो यहां पे फ्री रिजर्व्स के नाम पे मेरे पास पीएनएल और जनरल रिजर्व है। मैंने आपको क्या सिखाया था? जो भी फ्री रिजर्व्स उसमें ये भी देख लेने का कि उसमें से कोई लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या असेट आ रहा है क्या, या उसमें से कोई प्रीमियम और रिडेम्पशन का राइट ऑफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जैसे एक मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट है, ये तीन चीजें डिडक्ट करके पता चलता था हमें कितना अवेलेबल है फॉर सीआरआर, राइट? तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स required by the issue of sufficient number of equity shares at a premium of 10%। 10% के प्रीमियम पे रेज करेंगे। Assuming that securities premium is usable for providing the premium on redemption of preference shares, show the journal entries giving effect to the transactions and the balance sheet thereafter। बहुत ही सिंपल सम है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे हो जाता है कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो पार्टली पेड अप है। क्या है? सम में कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है क्या? दिया है क्या कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन के पार्टली पेड को फुली पेड अप में कैसे कन्वर्ट किया है, या मतलब नहीं। तो वील अज्यूम हमने फाइनल कॉल किया और पैसा आ गया है, कोई डिफॉल्ट डिफॉल्ट। डज एवरीवन अग्री? तो ध्यान से देखिए, हम पहला यहाँ पे 10 रुपए में से 9 रुपए आ गए, 1 रुपए आना बाकी है ऑन 80,000 शेयर्स। तो 80,000 रुपीज आना बाकी है। तो हम यहाँ पे करेंगे 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ाने के लिए डेबिट और सामने कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। 80,000 इंटू 1 रुपीज, दैट इज द फाइनल कॉल पेंडिंग। प्लीज बताइए, डू यू गाइज अग्री? जब वो रिसीव हो जाएगा तो मेरा बैंक का असेट बढ़ जाएगा, फाइनल कॉल का असेट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी दोनों एंट्रीज। हम कंपनी अकाउंट्स जब से सीखते आ रहे हैं, पहले दिन से ये एंट्री सीखते आ रहे हैं सिमिलर। फर्स्ट डे जो इश्यू ऑफ शेयर्स में सिखाता हूं वो वही दो एंट्रीज है कि नहीं है, उनमें से 10 जो एंट्रीज करते हैं बेसिक। उसके बाद क्या होएगा? अब ध्यान से देखिए, सीआरआर अभी यहां पे क्या है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा एक वर्किंग नोट सिखाया कि फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी will be equal to fresh issue plus CRR। याद आ रहा है ये? अभी CRR के लिए क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? फ्री रिजर्व्स। क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? इस सम में हमारे पास फ्री रिजर्व्स के नाम पे 5 लाख का तो पीएनएल है और 1 लाख का जनरल रिजर्व है। वो वर्किंग नोट कैसे बनाते थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम को अपन इसके लिए यूज करेंगे ना, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम, राइटिंग ऑफ प्रीमियम के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए वर्किंग कैसे बनाते थे? पीएनएल, जनरल रिजर्व, करेक्ट, बैलेंस। ये 5 लाख है क्या? और ये कितना है बच्चों? अभी अगर आपको याद हो तो ऐसा करते थे, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ एनी, करेक्ट। ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, आप एग्जाम में जो चीजें अप्लाई नहीं हो रही है वो मत लिखिएगा पागल की तरह, ठीक है। लेस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड लेस मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स, करेक्ट। इस सम में ये नहीं है,
ये भी नहीं है, ये नहीं क्यों है यहाँ पे? सेट ऑफ थ्रू अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, समझे? वरना ये आता है यहाँ पे, इस सम में ये है, बट सेट ऑफ करने के लिए हमारे पास सोर्स अलग है। सोर्स अलग होने की वजह से हमने उसको यहाँ पे नहीं डाला है। प्लीज बताइए, सब अग्री कर रहे हैं इस पार्ट से? मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 24,000 इन पीएनएल अकाउंट, करेक्ट? तो यहाँ पे 24,000 तो रखना ही है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 476 और 1 लाख, दिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सीआरआर। हाँ या ना? सब अग्री करते हैं? ऑनलाइन वाले भी सब लोग कंफर्म कीजिए, सबको ये वर्किंग नोट समझा है? ठीक है। 1 लाख और 476 मतलब 5,76,000 यहां पे आ जाएगा। ये वाला अमाउंट कितना है? 80,000 इंटू 10, 8 लाख है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना मिल जाएगा? 2,24,000, करेक्ट? यहां पे फ्रेश इशू का क्या लेना होता है? तो यहां पे मैं क्या कहूंगा? नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसका मैं नीचे, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, इसके लिए रेफरेंस दे देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, और ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 है, ठीक है ना? नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने पड़ेंगे? 2,24,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 224 डिवाइड बाय 10, तो 22,400 आएगा। वो आएगा 10 रुपए के प्रीमियम पे, वो एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट होएगा, हाँ या ना? बट यहां पे हमें उससे फर्क पड़ता नहीं है। डू वी अग्री हियर एवरीवन? चलिए, तो अभी पहले तो सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री पास कर देता हूं। देखो, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट का सेल का एंट्री होता तो मैं करता, वो नहीं है इस सब में, है ना? तो सीधा सीधा मैं सीआरआर क्रिएट करना और फ्रेश इशू, सीआरआर और फ्रेश इशू, थर्ड और फोर्थ एंट्री आगे पीछे भी कर दोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बट लॉजिकली इसमें अपन पहले सीआरआर करके बैलेंस फ्रेश इशू कर रहे हैं, तो हमने पहले सीआरआर की एंट्री करी फिर फ्रेश इशू की, वैसे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 1 लाख, रिजर्व कम कर दिया, पीएनएल अकाउंट डेबिट 476 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 576। डज एवरीवन अग्री? फिर क्या होएगा? हम फ्रेश इशू करेंगे कितने शेयर्स का? 22,400 शेयर्स। ये 22,400 पे हमको मिलेगा कितना पैसा बच्चों? 10% के प्रीमियम पे है कि नहीं है? तो 10 रुपए की फेस वैल्यू का, सॉरी ये वाला 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर हम 10% के प्रीमियम मतलब 11 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो बैंक में तो 11 रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे? मैडम आप जाग रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट 22,400 इंटू 11, डू यू गाइज अग्री? टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? 2,24,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आएगा? 22,400, हाँ या ना? पक्का? अब क्या करेंगे? रिडेम्पशन की एंट्री पास करेंगे, प्रेफरेंस, अरे ये चलेगा ना सबको? मैं एंट्रीज यहां से डिस्कस कर रहा हूं, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव टाइम एंड वर्क मोर ऑन द वर्किंग नोट्स, गिव यू टाइम टू डिस्कस वेयर एवर पॉसिबल। देखो, अपने पास टाइम तो उतना ही रहने वाला है, हाउ वी यूटिलाइज इट इज आवर प्रेरोगेटिव। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि रादर देन मी राइटिंग, व्हाट वी कैन फोकस मोर ऑन इज अंडरस्टैंडिंग। आपको कहीं पे भी अटकेगा तो आप प्लीज मुझे बताइए। फिर ये जब मैं प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल करूंगा, कैंसिल मतलब रिडीम करूंगा, तो रिडीम करने की एंट्री क्या पास होएगी? पहले 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना? पूरा 8 लाख। हमने फाइनल कॉल भी 80,000 का कर लिया था, इवन तो यहाँ पे कितना दिख रहा था बच्चों? बट अभी हमने 80,000 का फाइनल कॉल कर लिया, तो पूरा 8 लाख हो गया कि नहीं हो गया? अब इस पे कितना प्रीमियम है? 0.5 रुपीज, है ना, पर शेयर, मतलब 5% हो गया कि नहीं हो गया? इफेक्टिवली वो 5% ही हो गया कि नहीं हो गया? 10 रुपए पे 50 पैसे कितना होता है? 5%। तो 8 लाख का 5% कितना होगा? 40,000। कितना होएगा? वरना पैसे कर लीजिए, 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स, उस पे 50 पैसे के हिसाब से भी 40,000 रुपए आएगा। अब जैसे भी कंप्यूट करना चाहें, हाँ है ना? तो यहाँ पे हमने 40,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डाला, ये हमारा खर्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया?
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 8 लाख। प्रीमियम एंड रिडेम्पशन को इमीडिएटली राइट ऑफ करना होता है, नॉर्मली करते हैं जनरल रिजर्व या पीएनएल में, बट इस सब में क्या बोला है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है या ना, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक पे कर देंगे 8,40,000। वो जब बोला हो, अच्छा इस सब में एक सेकेंड ना, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, एक बार चेक भी कर लेते हैं अपने पास पैसा कितना पड़ा है, 5,20,000, 5,20,000, तेरे पास फ्रेश इशू से कितना आ रहा है, 246, करो कैलसी, यार क्या बेवकूफ हो गए, करो कैलसी पे, 80,000 और 246 आ रहा है तेरे पास, ऐड करो, 80,000 और 246 आ रहा है तेरे पास, ऐड किया ये दोनों, कितना होता है, अरे वो बैलेंस शीट का ओरिजिनल भी तो ऐड करो ना, 5,20,000, तो कोई दिक्कत नहीं है, 8,46,400 है ना, 6,400 आ रहा है मेरे पास, तो कलेक्टेड ऑन फ्रेश इशू में तूने पूरा पैसा ऐड किया, 264 400 है ना, मैंने 264 बोला क्या, मैंने 246 बोला क्या, सॉरी, 246 400 है, वो तो 400 रुपये उधर बढ़ जाएगा, हाँ है ना, ठीक है, वो तो 400 रुपये से चेंज हो जाएगा, समझा गाइज। आइडियली एवरी टाइम आप है ना देख ही लीजिएगा कि ये मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट उस केस में ना दो अजम्पशंस हो सकते हैं, अपन देखते हैं, ऐसे कोई सब में तो आया नहीं है वैसे, जब वो कैश का भी मैनेज करना रहता है तो वो लोग कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते हैं, बट अगर ऐसा रहेगा तो दो अजम्पशंस हो सकते हैं, या कि बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, हाँ, या हम उतना एक्स्ट्रा फ्रेश इशू करेंगे। आई डोंट थिंक ऐसा किसी सब में आया है जिसमें इंडिकेट ही नहीं किया और सीधा अपने को ऐसा अजम्पशन लेना हो, अगर आपको कोई सम दिखेगा तो लेट मी नो व्हाट अजम्पशन इज टेकन, बट वरना आप अकॉर्डिंगली, अगर यू सडनली कम गो टू द एग्जाम एंड फेस दिस डिलेमा, तो मैं तो रेकमेंड क्या करूंगा पता है, नीचे लिखने का कि द बैंक बैलेंस इज इनसफिशिएंट टू redeem the preference shares. There are two alternate solutions possible. One, we increase the amount of fresh issue. In that case, this would be the entry AA. Second, we would fund it via bank overdraft. We will assume that the company has overdraft facility. In that case, this would be the exam में panic नहीं होना is most important. जब आपको दिमाग में सब पता है ना कि अच्छा भैया ये प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो गई है, प्रैक्टिकली व्हाट इज द सोल्यूशन, या तो कंपनी फ्रेश, कॉमन सेंस ही लगा लो ना, और क्या कर सकती है कंपनी, या तो कोई इन्वेस्टमेंट का सेल वेल दिया होता है वो फंड को मैनेज करने के लिए, तो एक अलग ही स्टोरी है, अगर नहीं दिया है तो क्या करेगी कंपनी, या तो फ्रेश इशू बढ़ाएगी, या बस वो दो ऑप्शन समझा के आ जाओ, कोई में से भी एक को फॉलो करके बाकी पूरा सोल्यूशन कर भी दो, समझे। चलें आगे, सब लोग ये लिखना स्टार्ट करेंगे प्लीज, ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म कीजिए इफ दे अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दिस सम, सभी लोग जवाब दीजिएगा भाई, तो कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा, बढ़िया।
गाइस ये नोट भी लिख लीजिएगा नीचे. In absence of information, it is assumed that final call is made and all the money are duly received and partly paid up preference shares, since only fully paid up preference shares can be redeemed. ये standard note लिख दिया कीजिए जब भी अपन ये स्टेप ले रहे हो, ठीक है. चलो चलें आगे. नेक्स्ट, कैब का भाड़ा ही कितना, 1800 रुपए आ जाता है. हाँ हाँ, सेम ही है. अगर तू चर्चगेट साइड से जाएगा तो अलीबाग और विरार सेम पड़ेगा. चलो अभी गाइस अपने को बैलेंस शीट भी तो देखना पड़ेगा, है ना. तो बैलेंस शीट के लिए कैसे करते हैं हम. पहले शेयर कैपिटल में पहला लाइन आइटम प्रेफरेंस शेयर्स लिया. कैसे सिखाया है तुम लोगों को, बताओ मेरे को. हाउ हैव आई टॉट यू कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट. क्या चेक करेंगे अभी. मन पढ़ लोगे मेरे पास सारे. अरे क्रेडिट और डेबिट देखेंगे ना, प्लस माइनस कितना हुआ और एंड में क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे. कैलसी लो हाथ में सब. किस किस के पास कैलसी नहीं है. आज तो मैं घर ही भेजने वाला था. लिखो कैलसी पे 7,20,000. लिखो कैलसी पे 7,20,000. ठीक है. वैसे प्रेफरेंस शेयर्स के केस में मैं जानता हूँ आंसर 0 ही आना चाहिए, बट जस्ट हाउ टू डू इट. अभी ये लाइबिलिटी साइड वाली आइटम है तो क्रेडिट की चीजों को ऐड करेंगे और डेबिट की चीजों को. तो जर्नल एंट्रीज में गए, यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, प्लस कर दो. और यहां पे 8 लाख डेबिट हुआ, माइनस कर दो. 0 हो गया कि नहीं हो गया. ठीक है. एक और चीज, जर्नल एंट्रीज में पहले वो आइटम्स को क्रॉस मार देते हैं जो यहीं पे डेबिट क्रेडिट करके 0 हो गई. जैसे ये फाइनल कॉल, हाँ है ना. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ये चीजें मेरी बैलेंस शीट में जाने वाली. अभी जो पहली लाइन आइटम देखी, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख. 4 लाख है. पहली एंट्री में कुछ हुआ, दूसरी में नहीं, तीसरी में, जो चौथी में यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 224, तो प्लस 224. बाकी कहीं पे भी कुछ डेबिट वेबिट हुआ तो यहाँ पे देखिए ये एक ही आइटम है तो यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख दिया 624. देखा सबने. अरे हाँ है ना. नोट्स में गए, लिख दिया 62,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप 6,24,000. इजी टफ में एकदम लॉजिकल है यार, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो. फिर सेकंड चीज क्या है, रिजर्व्स है. यहाँ पे देखो ना, सेकंड 6,60,000 है, वो ये है. तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम है 60,000 का. अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम मैंने आपको क्या सिखाया है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस की आइटम का एक रिको दिखाना होता है ओपनिंग टू क्लोजिंग का, आया ना. तो यहाँ पे हमने लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम, नोट में जाके ओपनिंग कितना है 60,000, आया ना. फिर कहाँ कहाँ क्रेडिट और डेबिट हुआ, पहली एंट्री में नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरी में नहीं, चौथी में क्रेडिट हो रहा है, वो प्लस हो जाएगा. और यहाँ पे जो 40,000 डेबिट हो रहा है वो माइनस हो जाएगा. डू यू गाइस एग्री. तो इसके वजह से ये और ये कंसिडर हो गया कि नहीं हो गया. तो नीचे हमने कैसे लिखा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 60 एड कलेक्टेड ऑन फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स लेस यूटिलाइज टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 40 माइनस किया, नेट 42,400 बच गया कि नहीं बच गया. ये मैं अभी फेस पे नहीं लिख सकता हूं क्योंकि अभी और भी रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट डिटरमाइन करना. नेक्स्ट लाइन आइटम क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 5 लाख का पीएनएल है. क्या है, चल दूर बैठ जा, चल पास करते हैं. पढ़ा रहा हूं मैं, हंस रहा है. हंस क्यों रहा था तू, पागल है क्या, ऐसे हंसते रहता है. 5 लाख रुपया है. एंट्रीज में कहीं पे अफेक्ट हुआ है क्या, हाँ ये 476 डेबिट हुआ ना. तो हमने कैसे प्रेजेंट किया, देखिए 5 लाख माइनस 476, ये 24 बच गया, राइट गाइस.
पक्का? नेक्स्ट लाइन आइटम यहाँ पे क्या था? जनरल रिजर्व 1 लाख, वो जनरल रिजर्व तो पूरा यूटिलाइज हो गया है। ऊपर अगर आप ये वाली एंट्री देखेंगे, यहाँ से 1 लाख पूरा चले गया, करेक्ट और नॉट? तो ये हो गया, ये तीन चीजों का ये जीरो आ गया, राइट? यहाँ से ऐसे आउटर कॉलम में दिखा रहे हैं ना वो सब, एरो मार्क करते हैं। अब इसके अलावा कोई ऐसे रिजर्व्स हैं क्या जो बैलेंस शीट के थ्रू फ्लो नहीं हो रहे हैं, मतलब जो अभी इसी में एंट्रीज में क्रिएट हुए, वो देख लेते हैं। पहली में नहीं, दूसरी में नहीं, सीआरआर आया 576 और बाकी कुछ नहीं है, करेक्ट? तो यहां पे हमने जाके लिख दिया सीआरआर, ओपनिंग में क्या लिखा, जीरो, एट ट्रांसफर फ्रॉम जीआर 1 लाख, एट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल 476 576। कौन था बोल रहा था ये इधर प्लस माइनस से करने की जरूरत नहीं है? तू ही बोल रही थी, तू बोल रही थी क्या लास्ट टाइम? अभी समझाए देखो, सीआरआर के पर्पस अलग हैं, जनरल रिजर्व के पीएनएल के पर्पस अलग हैं। जनरल रिजर्व से तू डिविडेंड दे सकती है, पीएनएल से तू डिविडेंड दे सकती है, सीआरआर से डिविडेंड नहीं दे सकती है। तो रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, समझी? इसलिए हम ये प्लस माइनस करते हैं। टोटल 6 लाख आ गया। ये 6 लाख बैलेंस शीट के सॉरी, नहीं, रिजर्व्स तो हो गया ना मेरा। अच्छा, ये गलती से ये टोटल 6 लाख ले लिया गाइस, ये 42,400 पिछले पेज का मिस हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था ना, 42,400 प्लस 576। अरे सोल्यूशन सही है, बस एक टोटलिंग एरर हो गया है भाई। अगले पेज क्या हो गया, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेड्यूल 2 पेज में स्प्रेड हो गया ना, तो उन्होंने गलती से ऊपर का 42,400 लेना भूल गए, ये 642,400 है, मानते हो? और ये उसने ऊपर बैलेंस शीट के फेस पे लिख दिया, सही। चले आगे, ये तो पूरा इंफॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, ट्रेड पेपर्स 420, कुछ बोला नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, सेम। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स भी मैं क्या अज्यूम करूंगा, सेम टू सेम, हाँ है ना? ये दर्शिल, ये क्या टाइम है भाई ज्वाइन करने का? हाँ, तो नेट नहीं आ रहा है तो ऑफलाइन आया करो ना यार, अगर ये सब चैलेंजेस है। 50 मिनट का लेक्चर मिस कर दिया तूने। आज मेरे से कोई डाउट्स मत पूछना, प्लीज डोंट इरिटेट। अरे भाई वही तो बात है ना, अगर हॉटस्पॉट, भाई ये सोल्यूशन नहीं है, प्लीज रिकॉर्डिंग पे ही लाइफ मत डिपेंड करो अपनी। अगर आपके घर पे इंटरनेट इश्यूज है ना, प्लीज ऑफलाइन आइए। 5,20,000 एंट्रीज में देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होएगा तो प्लस 80,000 हुआ, फिर 246,400 हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट? और कुछ माइनस हुआ 840, नेट कितना बचा, 6,400, जो हमने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। एक कैश एंड बैंक अकाउंट भी बना दिया इसके वर्किंग नोट के तौर पे, हाँ या ना? इजी लग रहा है सबको? पक्का? कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं? यार ये मैं एक चीज के लिए बहुत दुखी हूँ, जब मैंने बोला बैलेंस शीट के लिए हम कैसे करेंगे तो किसी को पता ही नहीं था। मतलब इतना तो नहीं कम सिखाया इस चीज पे, मतलब दिस इज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। तुमको भी पता है जो जो लाइन आइटम्स दी हुई है उनमें अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो लो, प्लस क्रेडिट करो, माइनस डेबिट। कोई डेबिट बैलेंस वाली आइटम है, असेट्स वाली आइटम है, तो डेबिट वाली चीजें प्लस, क्रेडिट वाली माइनस। ये सब करने से पहले एंट्रीज में देख लो, एक तो सामने सामने क्या कैंसिल हो रहा है। जनरली फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, ऐसी चीजें कैंसिल हो जाती हैं, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब भी कोई चीज कर रहे हो तो उसके स्टेप पे चेक कर लो कि ऐसी कोई है क्या जो ओपनिंग बैलेंस में नहीं थी, जैसे रिजर्व्स में चेक किया तो सीआरआर मिला, तो ऐसी कोई चीज है जो फ्रेश आ रही है। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, पीपल डोंट नो हाउ टू मेक दिस। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई इसमें, जरूरी है ये सब। मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लोग वैसा वो सीए के बच्चों के हिसाब से ऐसे अवेयर नहीं लगते हो तुम क्या है, मैंने समझा दिया, सुन लिया, अभी मैं ये कहूंगा, मैं एक्सप्लेन अच्छा करता हूँ तो इमीडिएट एक बार समझ जाएगा, या चलो सबके साथ बैठे तो कुछ फ्लो में भी आप यस बोल देते रहेंगे, पता नहीं, बट आई डोंट सी एक प्रॉपर कि भैया बच्चों की अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज एनहांस हो रही है। आई डोंट सी दैट इन मेनी केसेस। मेरे को बहुत शॉर्ट लिव्ड वो लगता है कि 2 महीने बाद पूछूंगा तो सब भूल जाएंगे वाले, क्योंकि रिवीजन और एफर्ट घर पे तो जीरो ही है सबका। कितने लोग मैं जो बोलता था संडे संडे चैप्टर्स रिवाइज करो, वो कर रहे हैं ईमानदारी से? मतलब यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन वेयर
You will be saying कि I'm a prospective chartered accountant with weak accounts. That would be the worst thing that could happen to you. Worst. Best of luck. कर लीजिए प्लीज, कॉपी कर लीजिए. कितना बड़ा है अगला सम? अरे चलो, क्या है, वन लाइनर वाइनर कुछ है क्या? हम डिस्कस कर रहे थे ना कि छठा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं. द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस. आई एम सॉरी. आई होप फिफ्थ सम सबको क्लियर है. बैलेंस शीट बनाना भी सबको अच्छे से समझ गया है. मैं अभी भी बोल रहा हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक होएगा बोनस वाला, वो भी रिलेटिवली इजी रहेगा. फिर मेन गेम कब आएगा, जब आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देखेंगे, और उसमें उससे भी ज्यादा वैसे सम्स जिसमें सारे टॉपिक्स का कंबाइंड आ जाएगा. दो सारे तो देखो एक ही में तीनों चारों तो नहीं अप्लाई होंगे, बट दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन काफी बार आ जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम हो रहे हैं, बोनस शेयर्स भी हैं, ऐसा कुछ. तो ऐसे सम्स भी हम देखेंगे. चलो, फिफ्थ का वर्किंग नोट भी बनाना है क्या? ये मैंने वर्किंग नोट लिखने का टाइम नहीं दिया. यही है क्या फिफ्थ वाला? हाँ तो गाइस प्लीज लिख लीजिए. आई एम रियली सॉरी. थैंक यू धात्री. लिख लीजिए प्लीज, वर्किंग नोट तो रेलेवेंट है. चलो चलें आगे. Let's go ahead and solve the biggest question of the topic. Calculate the number of equity shares to be issued for redemption in the following independent cases. स्वतः सॉल्व कीजिए और बताइए. आपको मिलते हैं 8:11 हुआ है 6 मिनट. 8:17 फिर 17 पे खतरा, अगर सॉल्व नहीं किया तो. हंस मत.
तू हंसता है भी, मेरे को गुस्सा आ रहा है। विहान ने आंसर्स भी भेज दिए। विहान टेक इट इजी ब्रो। 9,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 10 रुपए के, फुली पेड अप। कंपनी इनको रिडीम कर रही है एट पार बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9 ईच। 9,000 इंटू 10, 90,000 फेस वैल्यू है। 90,000 डिवाइड बाय 9, 10,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। वेरी टफ क्वेश्चन। आगे चलूं। नेक्स्ट, the board of directors of a company decided to issue minimum number of equity shares of ₹9 to redeem 5 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर्स। और डिविजिबल प्रॉफिट्स कितना है? तो 5 लाख का मेरे को फेस वैल्यू रिडीम करना है, जिसमें से 3 लाख तो मैं सीआरआर में से कर लूंगा। 2 लाख का क्या करना पड़ेगा? एक शेयर 9 रुपए का है। देखो यही वाला जो वर्किंग में इक्वेशन में बनाता हूं, इन्होंने ऐसे बना दिया। 2 लाख का फ्रेश इशू करना है, डिवाइड बाय 9। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमेशा चाहे 0.2 क्यों ना हो, अगले डेसिमल पे लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 22,222.23 था, क्योंकि थोड़ा भी कम पैसा नहीं लेते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके रख लेंगे, दैट्स ओके। तो उन्होंने 2-3 किया। ये फॉलो करना, ऐसा मत सोचना सर का अलग अजम्पशन है, मेरा अलग है, हीरो मत बनना। इन द अबव केस डिटरमाइन इफ द कंपनी डिजायर्स टू इशू शेयर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 50 ओनली। तो अगर मतलब ये नंबर ऐसा नहीं आना चाहिए, राउंड फिगर आना चाहिए। तो ये 22,223 को 22,250 कर देंगे, हाँ या ना? गलती से 22,200 मत लेना, वो भी अगला डिजिट ही जाएगा, तो 22,250 जाएगा। सबको समझा? इजी टफ, बस हो गया। विद दिस वी फिनिश, ब्रेक मैंने नहीं बोला, विद दिस वी फिनिश रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। तो एक काम करते हैं, अब वी हैव टू स्टार्ट विद इशू फॉर बोनस एंड राइट्स इशू। बोनस और राइट्स इशू दो अलग अलग पार्ट में ही है, तो पहले हम बोनस के बारे में सीखेंगे, फिर राइट्स इशू एक छोटा सा पार्ट अलग से है, ठीक है? राइट्स इशू तो मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा है। वील फर्स्ट फोकस ऑन बोनस शेयर्स। अब जस्ट हाउ इट ऑपरेट्स, व्हाट इट इज, वो समझ लेते हैं। एक बार बुक छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी लिखना नहीं है अभी। बोनस शेयर्स होता क्या है बाय नेचर, वो समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी मैं समझाऊंगा, सर सी पार्ट समझाओ ना वापस। अच्छा सॉरी, मैंने इतना भगा दिया क्या? यार कुछ नहीं है, देख यहाँ पे तेरा 22,223 आ रहा था, वो क्या बोल रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 50 में ही करेंगे। तो या तो मैं 50 शेयर्स इशू करूंगा, 100, 150, 500, 1000, समझ रहे? मतलब ऐसे बीच में ऐसा नहीं होएगा मैं 271 इशू करूंगा, या तो मैं 250 इशू करूंगा, या तो 300। द फाइनल नंबर ऑफ शेयर शुड बी डिविजिबल बाय 50। अभी 22,223 50 से डिविजिबल है क्या? नहीं। तो इसके आजू बाजू जो 50 से डिविजिबल नंबर्स हैं वो क्या क्या है? या तो 22,200 या 22,250 है या ना? हमेशा हम नेक्स्ट वाला लेते हैं, तो इसे 22,250 आंसर है। समझा धर्मवीर? और वो सही बोल रहे भाई, हाथ रेस किया कर। चैट पे कई बार क्या होता है, ध्यान थोड़ा लेट चले जाता है। नेक्स्ट, तो अभी मैं बोनस शेयर्स एक्सप्लेन कर रहा था। बोनस शेयर्स क्या होता है, एक सिनेरियो समझते हैं। समझो कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, इसमें मैं वो आपका जो डाउट था, क्या नाम है, ईशान, वो भी क्लियर करता हूँ। विल कम टू इट। शेयर कैपिटल है 500 रुपया, जिसमें है 50 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और है रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेट्स से 1250 का है। तो टोटल 1750 इसका नेटवर्थ हो गया कि नहीं हो गया? नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स फंड्स या प्रोप्राइटर्स फंड्स, जो भी बोलना चाहो। इन अ परफेक्ट वर्ल्ड मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होना चाहिए? कितना है नेटवर्थ? डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 50। तो ये कितना आना चाहिए? 35।
कितना आना चाहिए? अभी कोई बोलेगा सर 35 बट फेस वैल्यू तो 10 है, तो ऑब्वियसली कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो फेस वैल्यू 10 थी, इतने साल में प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट होके होके वैल्यू कितनी हो गई है आज? 35। सबको समझा? अरे हाँ है ना? जवाब? ठीक है, ये आज का सिनारियो है। अभी कोई बोलेगा सर ऐसे करके एक्चुअली मार्केट वैल्यू निकलता है क्या? तो मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ। ऐसे आप करने जाएंगे ना तो जो वैल्यू आती है वो मार्केट प्राइस नहीं होती है, उसको बुक वैल्यू पर शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये बुक वैल्यू है 35 रुपया, कि आज मेरी बुक्स के हिसाब से एक शेयर की कीमत 35 रुपया है। रियलिटी में मार्केट वैल्यू बहुत अलग होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू उस चीज को भी अकाउंट करती है कि कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा कमा सकती है, और काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बुक्स में करेक्ट वैल्यू पे रिफ्लेक्ट नहीं करती है। जैसे लैंड है, कंपनी ने 50 साल पहले लैंड खरीदा था, बुक्स में दिख रहा है 2 करोड़ पे, रियल वैल्यू है 250 करोड़। हाँ है ना? जो अर्निंग पोटेंशियल है, जो एम्प्लॉयज हैं, जो उन्होंने कैपेबिलिटीज डेवलप की हैं टेक में, ये सब में, वो सारी चीजें हमेशा इसमें अपीयर करती नहीं है। इसीलिए मार्केट वैल्यू इज मच डिफरेंट। आज मार्केट वैल्यू इस वजह से भी बढ़ सकता है, समझो मैंने कंपनी खोली जिसको अचानक से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया गवर्नमेंट का, है ना, तो उसकी वजह से भी एलएनटी का, जैसे हम काफी बार आप देखेंगे न्यूज में आता है कि उनको एक हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, एलएनटी का प्राइस उस दिन 2-3% बढ़ जाता है। ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज होती हैं, मतलब बहुत सारी न्यूज पे भी मूव होता है। मैं अभी के लिए इसको मार्केट प्राइस पर शेयर लिख रहा हूँ, इन रियलिटी दैट इज नॉट मार्केट प्राइस। ठीक है, सबको समझ गया है? चलिए, असेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है ना सर, बुक वैल्यू नहीं। बट ऐसा क्यों फिर? तो लाइबिलिटी जीरो? यार तू कैसी बात कर रहा है यार विहान, ये तो टाइम पास कर रहा है तू। यहाँ कैपिटल आता है, यहाँ लाइबिलिटीज आता है, यहाँ असेट्स आता है। मैं बोल रहा हूँ कैपिटल यानी शेयर होल्डर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, यानी शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तू बोल रहा है इसको जीरो अज्यूम करो, दिस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करो। ये क्या सेंस बन रहा है? वो तो कॉमन सेंस है ना, अगर ये जीरो है तो असेट्स और शेयर होल्डर्स फंड्स ही सेम हो गया। नहीं, असेट्स डिवाइड बाय शेयर्स नहीं होता है, नॉट एट ऑल। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर इज ऑलवेज शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय दिस। या आप नेट एसेट्स कर सकते हैं, नेट एसेट्स इज नथिंग बट असेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो शेयर होल्डर्स फंड्स ही हो गया ना, और क्या हुआ? समझ रहे हो? ठीक है। अब अगर कंपनी बोनस देती है, कंपनी देती है बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:1, और आज यार ये इसका स्पीकर चल रहा है, तो प्लीज अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, वो बेटर रहेगा। कंपनी बोनस देती है 1:1, एक शेयर के साथ एक शेयर फ्री। अगर आप करंटली एक शेयर होल्ड करते हैं तो हम आपको एक शेयर और मुफ्त में दे देंगे। काफी लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन है। इसका क्या मतलब है? आज अगर कोई एक्स बंदा है जिसके पास 3 शेयर है 35 रुपए के, तो कल उसके पास 6 शेयर हो जाएंगे 35 रुपए के। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। याद रखिए, बोनस देने की वजह से कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ सकती है। बोनस देने की वजह से कंपनी की वैल्यू, आपका बोनस देने की वजह से नहीं। फेस भाई, एक एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लोग है ना चैट पे आप कुछ मत लिखो, क्योंकि आप लोग गलत चीजें लिख रहे हैं। फेस वैल्यू डिवाइड बाय 2 नहीं होएगा विहान, लेट मी टीच इट। प्लीज 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 डोंट create a confusion in everyone's mind. This is absolutely wrong and I'm hating it. हृदय 17.5 भी मेरे को भी पता है 35 डिवाइड बाय 2 होता है। लेट मी कम टू इट। प्लीज कोई भी ना टाइम पास मत करो, और हीरो बन के लोग उसको रिस्पॉन्ड भी मत करो। डाउट्स हैं तो पूछो, अदरवाइज लेट मी टीच फर्स्ट। नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट दिस। 35 रुपया आज मार्केट प्राइस है, फेस वैल्यू 10 रुपया है। हम अब एक शेयर के सामने एक शेयर बोनस दे रहे हैं, तो अब मेरी बैलेंस शीट कैसे चेंज हो जाएगी वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो 50 शेयर्स थे, क्योंकि मैंने एक के सामने एक एक्स्ट्रा दे दिया, अब कितने शेयर्स हो जाएंगे? ऑफ ₹10 ईच। आया ना? मैंने एक शेयर के ऊपर एक शेयर फ्री दिया, तो ये 500 के बदले कितना हो गया बच्चों? 1000 हो गया। अभी अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सोचने जाऊं तो मैंने क्या किया? 500 रुपए से कैपिटल बढ़ा दिया। अरे हाँ है ना? तो आई हैव क्रेडिटेड माय कैपिटल अकाउंट बाय 500। तभी तो ओरिजिनल 500 था, ये 500 बढ़ाया, टोटल मिला के कितना हो गया? 1000।
अब अगर 500 से क्रेडिट किया है, अकाउंटिंग का सिंपल रूल है, सामने कहीं ना कहीं जनरली जब शेयर्स इशू करते हैं तो डेबिट सामने क्या होता है, बैंक अकाउंट। कॉमन सेंस क्या होता है, इस केस में हमें पैसा मिल रहा है क्या, हम शेयर्स फ्री में दे रहे हैं। तो क्योंकि हम शेयर्स फ्री में दे रहे हैं, जो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो हो रहा है बट बैंक डेबिट हो रहा, क्योंकि पैसा आ रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंपनी का एक तरीके से लॉस हो गया, हमें जो 500 रुपया मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, लॉस हो गया। वो लॉस कहां से एडजस्ट हो जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये 1250 के रिजर्व्स कम होके 750 के हो जाएंगे। अरे हाँ या ना, तो भी टोटल वैल्यू कितनी रही, 1750। रिजर्व्स कम, कैपिटल बढ़ गया। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। क्या बोलते हैं, आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा फिर अगर इसका कोई फर्क नहीं है तो ये क्यों करते हैं। लेट मी कम टू दैट एज वेल, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझा कैसे वर्क किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो कितनी रह जाएगी, 1750 टोटल कंपनी का नेटवर्थ है, डिवाइड बाय अब शेयर्स कितने हो गए बच्चों, तो 17.5 हो गया कि नहीं हो गया, जगह कम पड़ गई। समझा सभी लोगों को, कितना हो गया 17.5। तो इससे शेयर होल्डर की वेल्थ में फर्क पड़ा क्या, शेयर होल्डर की वेल्थ सेम रही। अगर मेरे पास पहले 5 शेयर्स थे 35 रुपए के तो 175 थी, 5 इंटू 35 ना मार्केट प्राइस। अब मेरे पास 10 शेयर्स हो गए 17.5 के, वेल्थ तो 175 रही कि नहीं रही। तो रियलिटी में एक, अगर आप स्ट्रिक्टली परफेक्ट मार्केट सिचुएशन में जाओ तो बोनस की वजह से मार्केट प्राइस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई बोलेगा सर फिर कंपनी बोनस शेयर्स क्यों देती है, कंपनी बोनस शेयर्स इसलिए देती है, आज जैसे रिलायंस है, रिलायंस का भाव बढ़ते 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 3000 पहुंच गया था। जब 3000 जितना प्राइस हो जाता है तो काफी बार एक स्टॉक का जो प्राइस होता है वो उस रेंज में चले जाता है कि इट बिकम्स नॉट इन्वेस्टेबल बाय मेनी पीपल। आज कोई समझो कोई गरीब इंसान है जो महीने का 1500-2000 रुपए सेव करना चाहता है, 3000 का एक शेयर लेना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, मतलब इन जनरल भी लिक्विडिटी शेयर्स के लिए क्या होती है, क्योंकि अगर फिर वो शेयर का प्राइस, जैसे आज एमआरएफ है, एमआरएफ का शेयर का प्राइस अपन डिस्कस करते हैं काफी बार, बहुत ज्यादा है। आप जाके देखिए उसकी वॉल्यूम कितनी सी रहती है, कोई ट्रेड ही नहीं करता है एमआरएफ के शेयर्स में, जिसके पास पड़े हैं सालों से, है ना। तो आपका शेयर प्राइस का भी फ्लक्चुएशन भी देखो वो स्टेबल हो जाता है, बट उससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट भी है सब लोग चाहते हैं कि हमारे शेयर्स में भी ट्रेडिंग अच्छी हो। ऐसा नहीं कि कोई ऑपरेटर शेयर घुमा दे, बट everyone wants कि it's a good traded share that people buy, people sell, people trade in it, right? तो उसको, वो चीज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, काफी बार बोनस दे देते हैं। और बोनस से एक ये बेनिफिट होता है, जैसे अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ, आज समझो मेरे पास एमआरएफ का एक ही शेयर है, स्टार्टिंग में खरीदा था, अब एमआरएफ वाला बोनस शेयर्स दे ही नहीं रहा है, वो एक शेयर बढ़ बढ़ के कितने का हो गया, 1.5-2 लाख रुपए का हो गया। हाँ, अब मेरे को अगर बेचना है तो क्या होएगा, मेरे को पूरा एमआरएफ का एक शेयर बेच देना पड़ेगा। And but I don't want to stop becoming a shareholder, stop being a shareholder of MRF. बट मेरे को आज पैसे की भी जरूरत है, समझो एमआरएफ का एक शेयर, समझो मैं एग्जैक्ट प्राइस है मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं तो ट्रैक ही नहीं करता अपनी औकात कई बार। मतलब मैं एक महीने में एक शेयर 1-2 लाख रुपए का तो नहीं ले सकता हूँ, 1.5 लाख भी है तो भी नहीं ले सकता हूँ। लेट्स से एमआरएफ का शेयर मेरे पास एक पड़ा है 1.5-2 लाख रुपए का। अब मैं वो 2 लाख रुपए का शेयर बहुत साल पहले खरीदा था 10,000 में, अभी बढ़ बढ़ के 2 लाख हो गया लेट्स से। अब मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है, 30,000 रुपए की जरूरत है, तो अब मैं कैसे 30,000 रुपए निकालूं उसमें से, किसी को आधा शेयर तो बेच नहीं सकता, तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया कि नहीं हो गया। यही अगर उन्होंने हमेशा से स्प्लिट किए होते, अगर वो लोग ने समझो जब 10,000 से 20,000 हुआ तब बोनस दिया होता, फिर वापस 10 हो गया, फिर 10 से जब 50 पहुंचा होता तो और बोनस, ऐसे करते करते अगर आज मेरे पास 2 लाख रुपए की एक शेयर के बदले 10-10 हजार के 20 शेयर्स होते तो मैं 3 शेयर्स बेच के अपनी लाइफ चला लेता कि नहीं चला लेता। दैट इज द होल लॉजिक, इसीलिए हम बोनस शेयर्स देते। सबको समझा? एम आई मेकिंग सेंस? कि थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ जाता है, शेयर्स बिकम मोर अफोर्डेबल एंड इट इज डन फॉर एवरीवन। आप बेच नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ लो वोलेटिलिटी, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू, हम कम बेच पाएंगे अगर ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा है। बट एमआरएफ के केस में वो नहीं है, एमआरएफ में स्टिल ट्रेडिंग हो जाता है, बट यस
मेनी कंपनीज में दैट बिकम्स डिफिकल्ट, और सॉरी वॉरी का जरूरत नहीं है भाई, इट्स ओके. Simply put, we use the reserves and surplus to make bonus issue such that market price of the or the book value remains the same, right? देख, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मार्केट वैल्यू आइडियली शुड रिमेन द सेम, बट क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जैसे ही बोनस मिलता है तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है. पॉजिटिव सिग्नल इसलिए भी माना जाता है कि कंपनी के पास इतने सारे रिजर्व्स हैं, दैट इज अ गुड इंडिकेटर ना. तो इसलिए वो बोनस की वजह से थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है. ठीक है सर, यूएसए में मार्केट में आधा शेयर बेच सकते हैं, यस यूएसए में डेसिमल्स में अलाउड है. ठीक है, सबको समझा. हाँ, बुक वैल्यू पे कोई पूछेगा सर फर्क पड़ेगा क्या बोनस से? नॉट एट ऑल. सबको समझा? बुक वैल्यू इन द सेंस बुक वैल्यू पर शेयर चेंज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज हो जाएंगे, बट अगर मैं किसी शेयर होल्डर की वेल्थ देखूं एज पर बुक वैल्यू तो वो क्या रहेगी? सेम. सबको अच्छे से समझा? हाँ, मतलब बुक वैल्यू इन दिस केस इज द एमपीएस दैट आई हैव ड्रॉन. मैंने यहाँ पे एमपीएस इसलिए बोल के समझाना चाहा क्योंकि उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती है. बुक वैल्यू में बोलता तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए. ठीक है, आप समझ गए ना लॉजिक क्या है? कोई डाउट है इसमें लोगों को? पता नहीं भाई, मेरी बात नहीं होती सेबी वालों से इतनी. वो बोला इंडियन मार्केट्स में डेसिमल वाले शेयर्स आएंगे क्या? क्या बोलूं मैं कौन सी क्लासेस में पढ़ाना ये नहीं डिटरमाइन कर पाया. क्या बोलता है यार तू? इतना कंफ्यूजन मेरी लाइफ में, मैं तेरा कंफ्यूजन कैसे क्लियर करूं? कल को तू बोलेगा सर ये लड़की को प्रपोज करना चाहिए कि नहीं करना, मैं क्या बोलूं? अगर वो लड़की में से पूछेगी हृदय को हाँ बोलना चाहिए तो मैं इमीडिएट बता दूंगा ना बोल दे, बट ये तेरे डाउट्स में कैसे क्लियर करूं? हाँ, चले आगे. बता रहा हूं. अभी स्प्लिट क्या होता है, शेयर स्प्लिट क्या होता है वो भी देख लीजिए. इसको अलग पेन से ले लेते हैं. कौन सा कलर अच्छा लगेगा? कौन था? ब्लैक. ब्लैक ले लेते हैं. ब्लैक शायद ना ब्लू जैसा ही दिखेगा. क्या लेंगे? ये नमन के लिए पे सूट करेगा ये वाला. अरे चलो ब्राउन लेते हैं. ठीक है गाइस, देखिए अभी ऑन अ सीरियस नोट. अरे माँ कसम, है किसी ने तो एक पूरा ऐसे लिख के भेज दिया डाउट का. गुड गैस. सर मैंने कल येस्टरडे शेयर खरीदा, अगले दिन मुझे बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? इफ नो देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस? तो बोनस शेयर्स के लिए ना एक वो होती है, डेट होती है, कट ऑफ डेट होती है. वो डेट तक आप बाय करते हैं तो आपको बोनस मिलता है, और अगले दिन ही शेयर्स फिर वो उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं. तो अगर आज समझ रिलायंस का शेयर 3,000 का चल रहा है तो, और उन्होंने बोनस के लिए कट ऑफ डेट ली है समझ 25 तारीख, तो तू 25 तारीख को खरीदेगा तो ठीक, वरना अगले दिन देखो शेयर आधे प्राइस में ही मिलेगा वैसे भी वो ट्रेड होके. ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि तू खरीद लेगा और फिर तेरे को नहीं मिलेगा बट तेरा घाटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा कभी भी. मार्केट बहुत एफिशिएंट है इस मामले में, चिंता मत करो. स्प्लिट का क्या मतलब होता है? आज मेरे पास 50 शेयर्स 10 रुपए के, टोटल फेस वैल्यू कितनी है? मैं बोलता हूं इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं इनटू 100 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच. क्या कर दिया मैंने इसको? 100 शेयर्स ऑफ 5 ईच. तो भी टोटल फेस वैल्यू तो कितना रहेगा? ये फिर भी रहेगा, बट 1750 डिवाइड बाय 100, मार्केट वैल्यू फिर भी कितनी हो गई? तो कोई फर्क नहीं पड़ा. इन्वेस्टर को कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम शेयर कैपिटल में उधर बैलेंस बुक्स में पड़ा है या रिजर्व्स में पड़ा है, उसको कोई फर्क पड़ रहा? बट उसके लिए जो लिक्विडिटी क्रिएट हो रही थी पिछले वाले में, बोनस वाले में, वो इसमें भी क्रिएट हो रही है, उसको कोई घाटा हो रहा नहीं है. समझ रहे हो? है ना? उसके पास तो अभी 5 शेयर्स थे 35 रुपए के, अब उसके पास हो गए 10 शेयर्स 17.5 रुपए के. अभी वो फेस वैल्यू अलग है, उससे उसको फर्क पड़ता? कोई इन्वेस्टर से जाके पूछना फेस वैल्यू देखता है क्या? सब कोई मार्केट प्राइस देखते हैं. क्या देखते हैं? अगर स्प्लिट हो रहा है तो वैसे भी तेरा टोटल वो तो सेम ही रह रहा है ना शेयर कैपिटल.
नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे, नंबर ऑफ शेयर्स की परमिशन नहीं होती है, ऑथोराइज कैपिटल अमाउंट में होता है जनरली, ठीक है। उसका कोई फाइलिंग भी होगा तो सेक्रेटरियल कंप्लायंस से मेरे को श्योर नहीं। हाँ, बोनस के लिए भी फाइलिंग होती है, उस सबके लिए है फाइलिंग, है, कर दो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डिनाई कर देगी तेरे को ये सब चीजों के लिए। अगर तेरे सारे कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहे हैं तो यू कैन गो हेड, उसके लिए फाइलिंग करनी पड़ेगी बस, एज लॉन्ग एज यू आर कंप्लाइंट विद ऑल द एप्लीकेबल रूल्स। कोई भी फिर ऐसा गवर्नमेंट नहीं बोलेगी नहीं मैं नहीं करने देगा, तुमको एक फॉर्म भर के गवर्नमेंट को इनफैक्ट मोस्ट केसेस में तो बाद में इंटीमेट करना होता है, ठीक है। अभी ये है, मैंने आईटीसी का खरीदा था, क्या खरीदा था, सो दैट आई गेट एन एडिशनल शेयर ऑफ आईटीसी होटल्स, पर सर बहुत कम अमाउंट पे लिस्ट हुआ वो। यस, दैट इज योर लॉस, आई एम वेरी सैड अबाउट इट बट कैन डू नथिंग। ये मेरे पास तब नहीं थे आईटीसी के शेयर्स, पता नहीं मैंने ना, जब आईटीसी का शेयर प्राइस 190 या 200 था ना, तब सबको बोला था प्लीज ले लो, जितना हो सके ले लो, जितना हो सके ले लो, कोई सुनता नहीं था। मैंने थोड़े से लिए थे जितने पैसे मेरे पास तब थे। वो शेयर प्राइस 1-1.5 साल तक कुछ नहीं हिला, मैं बोला लेते जाओ, जब तक 200 है ना, जब तक 200 है तब तक लेते जाओ, 200 250 की रेंज। वो फिर सीधा एक बार जंप करना स्टार्ट किया, करते 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 450, तो मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स वो मोर देन डबल हो गया था। मैंने तो बेच दिया था, मैंने 450 के आसपास ही भेजा था, अभी 406 के आसपास चल रहा है। अब मैं सोचा वापस खरीद लूं। तू अगर आज मुझे 1 लाख रुपए देता है तो मैं अभी घर जाके वो उसको बैंक में डिपॉजिट करूंगा, मंडे बाय करूंगा, आज तो बाय नहीं कर सकता। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, विहान और हृदय, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट इन जितनी ट्रेडिंग मैंने नहीं करी है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबको बोल, डज नॉट मैटर, नहीं सेम चीज नहीं मिलेगी ना आधे वर्थ की, डज नॉट मैटर ना। अगर आज तेको 10,000 रुपए डालने, बोनस से पहले समझ प्राइस 2,000 है, तो तू 5 शेयर्स लेगा, बोनस के बाद तू 1,000 रुपए के 10 शेयर्स लेगा, तेरे को क्या फर्क पड़ा जनरली। हाँ, बट ये होता है कि बोनस वोनस जैसी अनाउंस होता है तो शेयर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट, तो इसीलिए बोनस के पहले काफी लोग बाय कर लेते हैं। काफी बार डिविडेंड डिक्लेयर होता है, लोग उससे पहले बाय कर लेते हैं, समझ रहे। बोनस अनाउंस होता है, वो बोलते हैं ना ये तारीख तक कट ऑफ डेट है, तो लोग उससे पहले थोड़ा सा शेयर्स ले लेते हैं, चलो समझा। चलें आगे, ठीक है। आई होप ये सबको अच्छे से समझा है। ये एग्जाम्पल लेने का पर्पज यही है कि आप अच्छे से क्लियर हो जाए इस चीज पे, है ना। ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड हाउ बोनस स्प्लिट, और क्या किया डिस्कस किया, बोनस और स्प्लिट ही डिस्कस किया ना, यस वो सब ऑपरेट होएगा, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड वी हैव रीच्ड 8:40, वी विल टेक अ ब्रेक। चलो चलते हैं आगे। अरे हृदय, मैं टिप नहीं दे रहा हूं भाई, मैं तेरे और विहान जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं इस मामले में, टिप तो आप दीजिए, मैं तुमको बस एक लाइफ की टिप देता हूँ। शेयर मार्केट करने के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो उसके लिए नौकरी चाहिए, उसके लिए पढ़ाई चाहिए। आगे प्रस्थान करते हैं। नो कैश सिचुएशन अवॉइड करनी है, यस यस। मेरे को वैसे ही लग नहीं रहा था ये अपन गए थे तो विहान आएगा ऐसे, हाँ बट अच्छा लगा सब लोग आए थे लड़कों में। हम्म, हाँ फिर तो मैं उस टाइम पे तो मैं, अब कैसे नहीं, अब तो आना ही पड़ेगा। कौन नहीं आ पाया था, जिसके हाथ में किसके लग गई थी, तो क्लास भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अभी ना, यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल के टाइम पास दिए हुए ना, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको सीधा थियरी पढ़ाता हूँ, फिर सम्स करेंगे, उसमें कवर हो जाएगा, कुछ नहीं एकदम टाइम पास। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इट इज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अभी समझा इसको अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम रिजर्व्स में से ही कर रहे हैं, दैट इज वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इट इज डन बाय reserves come share capital increase, converting reserves into share capital. It can be done by any of the two, any one of the following two or both ways.
दो चीजें इसमें, पहला लिखा है बोनस डिविडेंड। बोनस डिविडेंड का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। समझो कंपनी के 10,000 शेयर मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, 10 रुपए के, फेस वैल्यू 10 है, पेड अप कैपिटल 8 है, कितना है, 2 रुपया अभी तक कॉल होना बाकी है। कंपनी बोलती है 2 रुपया हमको नहीं लेना है, आपको बोनस के तौर पे दे दिया, 2 रुपया माफ कर दिया, तो इन अ वे थोड़ा सा फ्री जैसा ही हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप ऐसे सोचो, मैंने समझो किसी कंपनी के 500 शेयर्स खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, 500 रुपया मैं कंपनी को देने वाला था, अभी तक मैंने 500 शेयर्स पे कितना रुपया पे किया है, तो मैंने कितना भरा है बच्चों, है ना, और 100 रुपया कंपनी को पे करना, कंपनी ने बोला जाने दो मत पे करो, और कंपनी ये शेयर कैपिटल 500 पे ले जाएगी। कंपनी क्या बोलेगी, वो 100 रुपया तेरा माफ, तो रिजर्व्स कम करके शेयर कैपिटल 400 से कितना कर देगी, समझे, 100 रुपया रिजर्व से कम करके कहां एडजस्ट कर देगी, कैपिटल में, तो कैपिटल मेरा 500 हो जाएगा। तो मेरे को 500 इंटू 10 5,000 था, सॉरी 500 इंटू 8 4,000, आई एम रियली सॉरी। तो 5,000 रुपए के शेयर्स मेरे को मिल गए इफेक्टिवली कितने में, तो 4,000 में मुझे कितने शेयर्स मिले, 500 शेयर्स। हाँ, या ऐसे सोचो, मैंने 4,000 रुपए भरे और मुझे एक शेयर वैसे 10 रुपए का है, तो आइडियली मिलने कितने शेयर्स चाहिए थे, बट मेरे पास कितने शेयर्स हैं, तो 100 शेयर्स का इन अ वे बोनस हो गया कि नहीं हो गया। हाउ आई कंप्यूटेड दैट 100, एवरीवन अंडरस्टूड? Let me repeat it once. I bought how many shares of a company? Of face value how much? I was supposed to pay how much? I have paid as of now how much? 8 rupees per share in total. 1,000 रुपया मैं वेट कर रहा था, बैंक अकाउंट में रेडी रखा था कि कंपनी कॉल करेगी और मैं भेजूंगा पैसा, हाँ या ना। कंपनी ने क्या बोला, नहीं चाहिए, माफ किया, जा जी ले अपनी जिंदगी, हाँ या ना। तो ये 1,000 रुपए मुझे अब पे नहीं करने पड़ेंगे, बट मेरे शेयर्स की कीमत कितनी हो गई, 5,000 हो गई, हाँ या ना। तो 4,000 रुपए भर के मेरे को 10-10 रुपए के 400 शेयर्स मिलते, बट मुझे कितने मिले हैं, 500, तो 100 शेयर्स मेरे लिए फ्री के हो गए। सबको समझा? वैसे बोल, एक शेयर पे 2 रुपए का फायदा हो गया, या ओवरऑल टोटल शेयर्स में 100 शेयर्स फ्री हो गए, 20% का फायदा हो गया बस। किसी में भी कुछ मतलब देखते को फ्रैंकली बताओ वापस से, किसी चीज में भी कोई फायदा नहीं होता है, इसमें क्या फायदा है ना। तो वो कंपनी का वर्थ उतना कम है ना, तो 2 रुपया अगर इन्वेस्ट करता तो कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ता ना, क्योंकि कंपनी के कैश रिजर्व्स बढ़ जाते, कंपनी में नया पैसा आता तो मार्केट प्राइस बढ़ता कि नहीं बढ़ता, तो वो आया नहीं, बस कुछ भी चीज से, इससे कुछ भी चीज कर लो तुम ना भैया, तुम्हारी पॉकेट में 2 जगह पे पैसे पड़े, इधर उधर करके पीछे की पॉकेट में भी डाल दे, तू तीसरी पॉकेट बना ले, हाँ तू तेरे शर्ट के अंदर डाल दे, पैसा तो उतना ही रहने वाला है। बट नहीं, वो मार्केट प्राइस उतना अफेक्ट हो जाएगा ना। अभी अगर तूने 4,000 ही भरे हैं, तो जो तेरी मार्केट प्राइस चल रही है उतनी रहेगी, तू उतने एक्स्ट्रा भरता पैसे तो तेरी मार्केट प्राइस उतने से एनहांस हो जाती ना। असेट साइड पे असेट आता और शेयर कैपिटल भी बढ़ जाता, तो तेरा नेटवर्थ बढ़ जाता ना कंपनी का, तो तेरा मार्केट प्राइस उतना अप्रिशिएट होता, वो अप्रिशिएट नहीं होगा। दिस इज ऑल बेवकूफ बनाना, सॉरी घुमाना, इधर का उधर ही घुमा रहे अपन, कुछ नहीं कर रहे इसमें, ठीक है, समझा है सबको? नेक्स्ट आगे चलें। तो ये हो गया बोनस डिविडेंड, सबको समझा बोनस डिविडेंड का मतलब। और दूसरा क्या होता है, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो नॉर्मल 10 शेयर्स के सामने 2 शेयर्स फ्री, 1 के सामने 1 फ्री, 5 के सामने 3 फ्री, सब समझा। उनकी एंट्रीज अभी हम सीधा सम के साथ देखेंगे, उससे पहले एक ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी का पार्ट है, वो देख लेते हैं। यहां पे जहां पे डबल एस्ट्रिक बनाया है वो अप्लाई किस पे होगा, लिस्टेड कंपनीज पे, क्योंकि वो सेबी रेगुलेशंस का पार्ट है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चले आगे, मेरे को लगा तू कुछ डाउट बोल रहा है। रिजर्व्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, और किस ऑर्डर में यूटिलाइज हो सकता है। अभी जब मैंने कहा कि बोनस शेयर्स देने के लिए मैं रिजर्व्स कम करके शेयर कैपिटल बढ़ा दूंगा, तो रिजर्व्स कौन से रिजर्व्स,
कम हो सकते हैं, वो सवाल है या ना? तो हम सबसे पहले देखो इसमें दो कॉलम बनाए, एक बोनस डिविडेंड, एक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या यूटिलाइज करते हैं? बट सीआरआर के थ्रू आप बोनस डिविडेंड दे सकते हैं क्या? तो बोनस डिविडेंड में सीआरआर यूज करना अलाउड, बट फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, इनफैक्ट यूज क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यूज करना होता है। इनफैक्ट अगर आपको मैं पासिंग रिमार्क में ही बोला होगा, शायद लिखाया नहीं होगा मैंने, बट ये बताया था आप लोगों को कि सीआरआर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। लॉजिक भी क्या था उसका, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल वाला, कि कैपिटल के सामने कैपिटल ही तो अभी सीआरआर में ट्रांसफर किया, फिर बोनस इशू कर दिया, तो शेयर कैपिटल उतना ही हो गया कि नहीं हो गया? समझे कि नहीं समझे? मैंने ये रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे कॉन्सेप्ट बताया था कि सीआरआर का इफेक्टिव यूज सिर्फ क्या होता है, फुली पेड अप बोनस शेयर्स यूज इशू करने के लिए। तो वो बात, तो कैपिटल वर्सेस कैपिटल का रिक्वायरमेंट मैच हो जाता था, सबको समझा? विहान, मैंने ये कहा कि ये जो है सीआरआर, इसका एक ही पर्पस होता है, दैट इज टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। ये हमने इन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी सीखा था, जब हम बोलते थे कि रिडेम्पशन की वजह से हमारा ओवरऑल कैपिटल का बेस कम नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते थे, कुछ पार्ट का फ्रेश इशू करते थे, कुछ सीआरआर में ट्रांसफर करते थे। तब मैंने आपको ये भी बोला था कि सीआरआर की मदद से आगे मैं बोनस शेयर्स ही इशू करूंगा, तो घूम फिर के फिर से कैपिटल में ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दैट इज हाउ रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल इंश्योर होता था, ठीक है। चले आगे। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, बट क्या चीज के लिए? बोनस डिविडेंड के लिए ये यूज करना अलाउड। चले आगे। सेकंड क्या है, सिर्फ तब जब सिक्योरिटीज प्रीमियम किस में रियलाइज हुआ है, कैश में। और ये रिक्वायरमेंट किसकी है, एज पर सेबी रेगुलेशंस। प्राइवेट कंपनीज में आई थिंक ये कैश में रियलाइज होना कंपलसरी नहीं है, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम हर हाल में यूज कर सकते हो। लिस्टेड कंपनी रही तो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है कि सेबी का रिक्वायरमेंट है कि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रिसीव होना चाहिए। कोई बोलेगा सर और कैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है? समझो मैंने असेट एक्वायर किया, उसके सामने शेयर्स इशू किए, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अदर देन कैश में मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में यूटिलाइज रियलाइज हो रहा नहीं है, तो वहां से मैं वो वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर पाऊंगा। सबको समझा? मैंने मार्केट में इशू करके सिक्योरिटीज प्रीमियम रोकड़े में कलेक्ट किया है तो मैं यूज कर सकता हूं। मेक सेंस? चलूं आगे? क्योंकि बोनस डिविडेंड, देख लॉजिक इसमें क्या होता है, बोनस डिविडेंड में तू एक्चुअल कैश फोरगो कर रहा है जो तेरे को आ सकता है। यू कुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड दैट कैश विच यू आर फोरगोइंग, तो उसमें क्या होता है, कंपनी के प्लान्स पे फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए आपके पास फ्री रिजर्व्स रहेंगे ना, उतने कमाए हुए पैसे, तो ये आपको अलाउ करता है। समझ रहे हैं? यू आर एक्चुअली लेटिंग गो ऑफ कैश दैट यू कुड हैव रिसीव्ड। बट ठीक है, उसका उतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, ये सब टाइम पास है, किसी से भी कर, मेरे हिसाब से इसका इतना मैटर नहीं करता। हाँ, थोड़ा सा मैटर तब करता है जब कंपनी, यार अगर देखो रिजर्व्स, तुम बोलोगे सर ये रिजर्व से सबसे क्या फर्क पड़ता है, तो रिजर्व से फर्क कैसे पड़ता है कि कभी कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दे और लोन का पैसा देना बाकी हो और कंपनी की बुरी सिचुएशन हो, तो ये सब रिजर्व्स के मूवमेंट से वो इंश्योर होता है कि भैया ऐसा कुछ होने से पहले अपन फ्री रिजर्व ये वो सब का जो डिस्टिंग्विश रहता है वो इंश्योर करता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को कोई दिक्कत ना हो। उसी हिसाब से ये सब बनाया गया। चलें आगे। तो हमें नॉन कैश रिजर्व पार्ट ऑफ, यस, बट वो ऐसा मेंटेन नहीं करना पड़ता, वो अपने को पता रहता है और अपने लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए भी, ये भी सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बोनस डिविडेंड के लिए यूटिलाइज, बट फुली पेड अप के लिए कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम के ना 5 पर्पस हैं जो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई कर रखे हैं, उसमें से एक पर्पस फुली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करना भी है। समझा सबको? आगे चलते हैं। थर्ड क्या है, माने जो अभी डिविजिबल प्रॉफिट्स के बारे में नोट 1 में क्या लिखा है ध्यान से देखिए। फ्री रिजर्व्स मीन सच रिजर्व्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अनरियलाइज्ड गेन्स या नोशनल गेन्स या गेन्स ऑन रीवैल्यूएशन। इसका पार्ट, क्योंकि गेन ऑन रीवैल्यूएशन में मुझे पैसा मिलता नहीं है ना, मैंने रीवैल्यू कर लिया, असेट बढ़ा लिया, उसमें कोई पैसा आया नहीं है, तो वो सब नहीं इंक्लूड होता है। समझा सबको? तुम नोट्स देख रहे हो कितनी अमेजिंग बनाए सर ने, ये मैंने नहीं बनाए, वो सर ने बनाए, बट मतलब मेरे को ऐसा लगता है बहुत
स्नैपशॉट व्यू दे देता है आपको पूरी चीज क्या फॉलो करनी। ये टेबल अगर कोई अच्छा बच्चा रहेगा, कोई ईमानदार बच्चा रहेगा, अगले लेक्चर से पहले रट के आ जाएगा। अगर मैंने पूछा पॉइंट नंबर 3 के थर्ड उसमें क्या होता तो वो भी याद होना चाहिए। इस लेवल पे आपको ये टेबल को रटना है। कोई बोलेगा सर क्यों रटना है? मैं मानता हूं समझने में, रटने में नहीं। तो तुम मानते हो पास होने में नहीं, फेल होने में। लॉजिक बीइंग कुछ चीजें तो रटनी पड़ेगी। देखो मैं खुद हमेशा लाइफ में मानता हूं अंडरस्टैंडिंग इज सुपीरियर टू रटोफाई, बट कुछ चीजें हैं जैसे ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर तो फॉलो ही करना पड़ेगा ना एग्जाम में। हाँ, ये ऑर्डर भी समझ के करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। अभी जैसे कोई बोलेगा सर सबसे पहले सीआरआर क्यों लिया, तो सबसे पहले सीआरआर लेने का रीजन ये, उसका पर्पज ही वो है। एज अ कंपनी में फ्री रिजर्व्स तो सब चीज के लिए फ्री है, उसको मैं हमेशा लास्ट में यूटिलाइज करूंगा। कोई भी काम के लिए जब कोई और रिजर्व यूटिलाइज हो सकता है तो मैं वो करूंगा। फ्री रिजर्व में सबसे लास्ट में यूटिलाइज, फ्री तो हर चीज के लिए अलाउड है। अगर एक ब्लड बैंक के पास जाओगे तो वो वाला जो यूनिवर्सल डोनर रहता है सबसे पहले तो वो दे देगा, या अगर कोई बी समझो मैं बोलता हूं मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो पहले मुझे बी पॉजिटिव देख के देगा ना, फिर नहीं है तो ओ देगा, है ना। क्या सिखाया ये तो गजब। कल ही ऑफिस में ब्लड डोनेशन ड्राइव था तो उससे याद आ गया। चले आगे, कुछ बोलना है? अभी फ्री रिजर्व्स में क्या आया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, है ना। कैपिटल रिजर्व जिसमें है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अभी, बट देखो यहाँ पे नोट 2 में क्या बोला है, कैपिटल रिजर्व बीइंग कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, नॉट फ्री रिजर्व्स इन द सर्कमस्टांसेस गिवन बिलो। तो ये वाला कैपिटल रिजर्व कब कब यूज नहीं कर सकते? पहला, जब वो असेट बेचने का प्रॉफिट रियलाइज हुआ नहीं है, कैश में रियलाइज नहीं हुआ है। When such profit is, even though realized, is likely to be wiped out by the deficiency on revaluation of other assets. तो इसका क्या मतलब है? अपने पास 10 मशीन है, उसमें से एक मशीन बेची, उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ है, बट बाकी मशीन्स को हम रिवैल्यू करके वैल्यू कम करने वाले, तो लॉस भी होने वाला है। और अगर वो लॉस उस प्रॉफिट को सेट ऑफ कर देगा तो आप यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, where the articles of association of a company do not permit distribution of such profit as dividend. तो कैपिटल रिजर्व्स वैसे कैपिटल रिजर्व्स फ्री रिजर्व्स होते हैं क्या? नहीं, कैपिटल रिजर्व्स वन टाइम प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, वो फ्री रिजर्व्स होते नहीं है। बट उसमें से अगर कुछ फिक्स एसेट्स की सेल का प्रॉफिट है तो उसको हमने यहां पे फॉर डेफिनेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स यूज किया है। लॉजिक बीइंग के वो भी हमको कैश में रियलाइज होता है या ना? सबको समझा उसके रिस्ट्रिक्शंस के साथ? थर्ड, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, ये सब तो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। प्लीज बताइए सबको क्लियर है? अरे हाँ, है ना। कौन से रिजर्व्स यूटिलाइज? कैपिटल रिजर्व में अभी हमने देखा था सिर्फ कौन से वाला यूज कर सकते हैं? दैट ऑल्सो सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस, करेक्ट। बाकी का कैपिटल रिजर्व आप यूज कर सकते नहीं है। नीचे देखो, capital reserve is a reserve which does not include any amount regarded as free for distribution. Generally, only profits or surplus of a capital nature can be created as capital reserve. Example, profits prior to incorporation. कभी कभार क्या होता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन ये वो में थोड़ा टाइम चले जाता है, तब तक कंपनी धंधा तो चालू कर देती है, उसमें कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको बोलते हैं पीपीआई, प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सी इंटर में आप अकाउंट्स में एक टॉपिक सीखेंगे, मेरे से ज्यादा डेप्थ में पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं भूल भी चुका हूँ क्योंकि मैंने मेरे इंटर में पढ़ाई की थी। लॉजिक यही होता है कि इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस चल रहा है, सब रजिस्ट्रेशन चल रहा है, धंधा तो आप चालू कर देंगे ना, वेट तो ही ना करेंगे, जैसे ही अपलोड होएगा आरओसी पे, अरे धंधा तो करो, है ना। उसमें कुछ कमाई हो गई, उसको बोलते हैं प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। समझ लो सरवाना। वैसे भी चीजें सब ऑनलाइन जाने के बाद थोड़ा क्विक हो गया तो ऐसा टेंशन नहीं आता ज्यादा। नेट प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, याद आया? शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व एंट्री पास करते थे, वो नहीं ले सकते। या एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स टेकन ओवर, नेटो, इसको नेटो बना दिया, नेट एसेट्स टेकन ओवर को नेटो बना दिया, इसका पार्ट बना सकते हैं अपन यूक्रेन को। ओवर परचेज कंसिडरेशन पेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, तो अगर आपको याद हो फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, असेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, परचेज कंसिडरेशन वेंडर को क्रेडिट करते थे, याद आया ये एंट्री? फॉर टेक ओवर ऑफ बिजनेस, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन
अदर दिन कैश वाले में सिखाया था, तो उसमें अगर कुछ कैपिटल रिजर्व या गुडविल आता था वो वाला, तो उसमें अगर कैपिटल रिजर्व है तो वो नहीं यूज कर सकते, कुछ कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है तो वो यूज नहीं कर सकते। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंपनी सोचती है अभी बहुत लॉसेस में है, बहुत लाइबिलिटीज बढ़ गई है, तो कंपनी क्या करती है, सब लाइब जो जो लाइबिलिटीज जिन्होंने लोन दिया हुआ है, ये है वो है, उन सबको कॉल करते हैं, बोलते हैं तेरा 10 लाख बाकी है तो 3 लाख माफ कर दे, 7 लाख रह जाएगा, ये है वो है, सबसे नेगोशिएट करते हैं सब लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स भी अपना पैसा कम कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसको फिर एक नई कंपनी के तौर पे चलाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। समझा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कोई बोलेगा सर सामने वाला मानेगा क्यों, अगर मैंने किसी को 10 लाख दिया तो मैं 7 लाख में क्यों मानूंगा, कर ले जो करना है, फिर तो जीरो मिलेगा। अगर आज कोई बैंक है, बैंक ने समझो किसी को लोन दिया हुआ है 100 करोड़ का, अभी उस कंपनी की हालत टाइट है, अगर बैंक पूरा 100 करोड़ वसूलने जाता है तो वो कंपनी तो बैंकक्रप्ट हो जाएगी। वो कंपनी आके बोलती है मैं आपको 70 करोड़ दे दूंगा या दे दूंगी, कंपनी फीमेल हुई ना, तो कंपनी उसको बोलती है मैं 70 करोड़ दे दूंगी, एक काम करो आपके 100 करोड़ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, आप 70 करोड़ पे 15% लेने लग जाओ, तो आपको इंटरेस्ट की कमाई सेम हो जाएगी लगभग। 100 करोड़ पे 10%, 10 करोड़ आ रहा था साल का इंटरेस्ट, 70 करोड़ पे 15% आपको 10.5 करोड़ आएगा, आपको इंटरेस्ट सेम मिलने लग जाएगा। प्रिंसिपल का यार ठीक है अभी आप एडजस्ट कर लो, वरना तो मैं पूरा बैंकक्रप्ट होके जीरो दूंगी, तो मान जाएंगे। आज विजय माल्या इंडिया में होता, बोलता मैं करूंगा, तो अपन तो बैठाते ही ना उसमें। अब तो कुछ नहीं मिल रहा है लोगों को एंटरटेनमेंट के अलावा। हाँ है ना। मेरे को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सारे केसेस में एक्चुअली क्या मतलब, तुम सोचो ना इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, न्यूज में क्लैरिटी नहीं है कि क्या हुआ है। देख इसमें ना मैं जितना समझता हूँ ना, वो लिया किंगफिशर ने, बट वो प्रमोटर था, ही वाज द एमडी ऑफ द कंपनी, ही वाज हैंडलिंग एवरीथिंग। द वे आई अंडरस्टैंड द मेन फ्लॉ दैट ही हैड डन वाज, उन्होंने जो लोन लिया था वो थोड़ा सा ना गलत तरीके से अप्रूव करवाया था, बैंक के ऑफिशियल्स को ब्राइब ब्राइब करवाया होगा। वो लोग ने गुडविल के बेसिस पे लोन दिया था कि इस ब्रांड की कीमत बहुत ज्यादा है, 10,000 करोड़ समझो किंगफिशर ब्रांड की कीमत है, उसके सामने लोन दे रहे हैं, और जब ये लॉसेस हुए तो वो ब्रांड की कीमत तो 5 पैसे की भी नहीं बची। तो वहां पे मुझे ऐसे लगता है बैंक ऑफिशियल्स ने मे बी नॉट गलत तरीके से लोन्स दिए होंगे, इसीलिए उसके खिलाफ के जो प्रोसीडिंग्स हैं वो फेयर लगते हैं, क्योंकि ब्राइब करके लोन लेना तो फिर वो गलत हो जाता है। बट हाँ, प्रिंसिपल पैसा तो कुछ उसने वापस देने का बोला है कि मेरे अगेंस्ट जो उसका फ्रीज तो किया, एसेट्स तो बहुत ज्यादा फ्रीज किया, बट क्या चल रहा है ओए ओए, इतने सारे कांड अपने जो सुशांत सिंह राजपूत का भी आज तक पता ही नहीं चला, कितना वियर्ड है, इतने टाइम तक न्यूज में रहा वो, मतलब यू नेवर कम टू नो व्हाट हैज हैपेंड टू एनीवन, जिसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, यू विल नेवर कम टू नो एज अ नॉर्मल पर्सन कि उसमें हुआ क्या है। हाँ वो तो बिग बॉस में भी आ जाएगा बोलोगे तो, अगर बिग बॉस तुम श्रीलंका में रख लेगा ना अपना बिग बॉस हाउस, तो विजय माल्या उसमें भी आ जाएगा और उधर आएगा अपना बताएगा सब, बस बियर रखनी पड़ेगी उनको। चलो चलें आगे। या फिर प्रॉफिट्स ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट परमिटेड बाय द एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सबको समझा कौन से रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स में कितनी कैटेगरी हो गई, प्राइमरीली एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस, और एक जिनको यूज कर सकते नहीं है, जिनके एग्जांपल्स पढ़ती है। सबको समझा अच्छे से? ये हो गया पूरा टेबल, पहले क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, और क्या क्या कभी भी नहीं। तीन हाँ, तीन समझे। और क्या कंडीशंस हैं बोनस शेयर्स के लिए? पार्टली पेड अप शेयर्स को किस में कन्वर्ट करने का पहले, ठीक है, एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करना चाहिए, इट इज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑथोराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। बोर्ड सिर्फ रिकमेंड करता है कोई भी चीज, बोर्ड डिसाइड नहीं कर सकता है, सब कुछ डिसाइड कब होता है, एजीएम में, एजीएम या ईजीएम में शेयर होल्डर्स के द्वारा। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट on fixed deposits or debts issued by the company or statutory dues of employees। पीएफ वीएफ का पैसा नहीं भर रहे बट ये दे रहे, पागल है क्या? समझ रहे हो?
Bonus once announced, approved, shall not be withdrawn by the company. Such other conditions as may be prescribed. Easy, tough. Easy है, tough है. ये 1.5 पेज को 5 मिनट ले लो, अपने जहन में उतार लो. मैं स्क्रीन पे यही प्रेजेंट कर रहा हूँ, बट इस टेबल के नीचे के सारे नोट्स वोट्स भी अच्छे से पढ़िए. जब मैं बाद में पूछूंगा तब कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ये नहीं आता है तो ये चैप्टर नहीं आएगा, फिर कल से अटेंड मत करना प्लीज. डालते हैं ना कहाँ पे. हाँ वो उसने अलग से दिखाया. यस वो यार कई बार वो वैसा है कि उसमें जाता भी है, कई बार डिपेंड करता है वो बहुत सारा कि करंट है नॉन करंट है, so उसने उसको सेपरेटली पता है. डन है क्या. एक सम देखते हैं. क्या लिखा है. फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022. यस विहान अनम्यूट करके बोल लीजिए ना प्लीज. नहीं एग्जाम्पल 1 और 2 नहीं करने की जरूरत है, आप कर लीजिएगा बाद में जब मेरे सम्स हो जाएंगे तो हो जाएगा. मतलब वो इतना टाइम पास है ना, इतना टाइम पास है, मेरे को कोई वर्क नहीं लग रहा वो करना. ठीक है सीधा सम्स करते हैं अपन, उसके साथ हो जाएगा आपका सब कुछ. देख लीजिएगा आपको भी ट्रस्ट आ जाएगा. ऑथोराइज कैपिटल दिया है 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं. इशूड एंड सब्सक्राइब में 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ये रेलेवेंट नंबर है, और 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. कितना पेड अप. 8 पेड अप. फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. सिक्योर्ड लोन है, रिजर्व्स दिए हुए हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बोला है, कलेक्टेड इन, तो लिस्टेड कंपनी भी इसको यूटिलाइज कर सकती है. ऑन 1st April द कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 per share on 90,000 इक्विटी शेयर्स. 8 रुपए ही कॉल्ड अप था ना, 2 रुपए आना, तो पहले तो वो 2 रुपए का कॉल करेंगे है ना, तो 1,80,000 मंगाएंगे, आ जाएगा. द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 20th April. उसके बाद कंपनी ने क्या डिसाइड किया, कैपिटलाइज करेंगे रिजर्व्स को बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड. तो 90,000 शेयर्स हैं, 4 के सामने 1, तो 90,000 के सामने 22,500 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. है ना. For every 4 shares held, show necessary entries in the books of the company and prepare the extract of the balance sheet immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its AGM for increasing the authorized capital. समझ रहे हो, क्योंकि देखो ना ऊपर ऑथोराइज कैपिटल में 1 लाख शेयर्स ही हैं. अरे हाँ है ना, मेरे पास 90,000 शेयर्स ऑलरेडी हैं और मैं 22,500 इशू कर रहा हूँ, तो टोटल तो 1,12,500 हो गए ना. तो ऑथोराइज से ज्यादा हो गए कि नहीं, तो वो रेजोल्यूशन पास करके फाइलिंग भी करती है, वो भी बोल रहा है. समझा. हाँ है ना, एक फॉर्म भरना होता है, कुछ नहीं है, बड़ा बात नहीं है, ऐसे फीस पे करनी होती है. वो बोले कंपनी ने वो काम कर दिया, चिंता मत करो. समझा. पक्का ना. ठीक. क्या होगा अब ध्यान से देखिए. पहले तो फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, पहले मांगेंगे फिर पैसा रिसीव होएगा, करेक्ट. फिर बोनस शेयर्स के लिए 9 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 90,000 इंटू 10, 9 लाख रुपए के हो गए कि नहीं हो गए. 4 के सामने 1 है, तो 9 लाख के सामने 2,25,000 आएगा कि नहीं आएगा. यार ऐसे सोच लो, 22,500 शेयर्स है इंटू 10, 2,25,000 रुपया हो गया. या तो आप कैपिटल टू कैपिटल करो या नंबर ऑफ शेयर्स टू नंबर ऑफ शेयर्स करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है. है ना. बात तो यही है कि 2,25,000 अमाउंट आएगा. अब 2,25,000 का जो अमाउंट है वो हमें किससे डिडक्ट करना होगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन सा रिजर्व. सबसे पहले क्या लिया जाता है, सीआरआर है क्या इस सब में. सेकंड क्या लिया जाता है, इफ कलेक्टेड इन, सिंस इट इज अ लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा है ना, लिमिटेड लिखा है, तो आई एम अज्यूमिंग दिस वुड बी लिस्टेड, तो एटलीस्ट मैं कलेक्टेड इन कैश वाला रिक्वायरमेंट को सेबी वाला फॉलो करूंगा, करेक्ट. और इसमें नोट भी लिख दूंगा, अज्यूमिंग दिस इज अ लिस्टेड कंपनी. कोई बोलेगा सर अजम्पशन क्यों लिमिटेड लिखा है, तो हो सकता है पब्लिक कंपनी हो बट लिस्टेड नाउ. इट कुड बी लिमिटेड लिखना है मतलब इट्स अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी मतलब लिमिटेड शेयर होल्डर्स,
200 शेयर होल्डर्स के ऊपर रहते हैं तो पब्लिक कंपनी बन जाता है, 200 शेयर होल्डर्स तक होते हैं तो उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, समझे? अभी पब्लिक कंपनी होने के बाद आप लिस्ट भी कर सकते हैं, आप नॉन लिस्टेड भी रह सकते हैं, आपकी कॉल है, वो कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, पब्लिक कंपनी बनाते ही लिस्टिंग के पहले है लोग, उससे पहले जनरली लोग रिस्ट्रिक्ट करके ही रखते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को, समझा? तो 90,000 के सामने 22,500 था, 2,25,000। अभी 2,25,000 में से पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना निकाला, फिर जनरल रिजर्व से निकाला 1,60,000, और बचा हुआ किससे निकाला, रीवैल्यूएशन रिजर्व को तो यूज कर सकते है ना, सबको समझा है? अभी एंट्रीज देख लेते हैं, कुछ नहीं है, मतलब इतना टाइम पास है ना ये, कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ेगा उससे, ऐसे ही बैलेंस शीट बनाने के लिए, ठीक है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, प्राइवेट पब्लिक नहीं समझा, प्राइवेट ठीक है, तो कंपनी में प्राइवेट पब्लिक क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स 200 या उससे कम है तो उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंसेस थोड़े कम होते हैं और उसके शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होते हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी बना लेते हैं, 200 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, तो कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं और शेयर ट्रांसफर के रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं। अब पब्लिक कंपनी बनने के बाद ही आप लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस बाकियों को भी आवाज धीरे धीरे आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो भाई धर्मवीर तेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देख ले। तो मैं ये बोल रहा था, पब्लिक अभी जो लिस्टेड कंपनी होती है, लिस्टेड मतलब क्या, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने के लिए तो आपको पब्लिक इशू लाना पड़ेगा, तो आपके 200 से तो ज्यादा ही शेयर होल्डर्स होंगे सोच लेना। तो इसलिए लिस्टेड होने के लिए तो आपको पब्लिक कंपनी बनना ही पड़ता है। तो जो भी ये कंपनीज, अगर कोई प्राइवेट कंपनी, जैसे कोई भी स्टार्टअप ले ले जो लिस्ट हुआ है, अगर वो पहले पब्लिक का प्राइवेट कंपनी था तो पहले पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको लिस्ट करते हैं, समझा? तो वहां पे वो जो रिस्ट्रिक्शन है सेबी वाला, वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए। बट लिमिटेड वर्ड से मुझे ये नहीं समझता है कि वो लिस्टेड है या नहीं। लिमिटेड में नॉर्मल पब्लिक कंपनी भी तो हो सकता है जो लिस्टेड नहीं है, समझा? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या होएगा, अप्रैल 1 को इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू, कितनी बार ये एंट्री सीख चुके हैं हम लाइफ में, 100 से ज्यादा बार। अब डिस्कस करूं क्या, अगली एंट्री क्या हो जाएगी, 90,000 शेयर्स पे 2 रुपया बाकी था, 81 हाँ या ना। अब बोनस डिक्लेयर करेंगे। अभी देखो उसमें करना क्या है, रिजर्व्स को, शेयर कैपिटल को, तो एक एंट्री ये और एक ये, हाँ या ना। बस बीच में हम बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट को फ्री में डाल देते हैं, समझे? एक्चुअली देखो तो बोनस टू शेयर होल्डर्स का कुछ काम है क्या, रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो बट ठीक है, बोला मजा नहीं आएगा, हाँ या ना। उसमें रियल में ये भी फर्क रहता है कि हम जिस दिन अनाउंस करते हैं हम उस दिन ही एंट्री पास कर देते हैं, बट फिर जब क्रेडिट होता है तब नीचे वाली एंट्री होती है। तो रियलिटी में देयर माइट बी अ टाइमिंग गैप, उस वजह से भी ये हो सकता है। सबको समझा? बोनस अमाउंट कितना देना था, 2,25,000, वो हमने डिटरमाइन किया था, अरे हाँ है ना। पहले 20,000 हमने ये भी देखा था किसमें से लिया, फिर जनरल रिजर्व से लिया 1,60, 1,60 और 20 कितना हो गया, 1,80, काम पूरा हुआ क्या? और कितना चाहिए, किससे ले लिया, क्या लिखा है, एस्ट्रिक क्यों लिखा है यहाँ पे, क्या पता, बैलेंसिंग फिगर के लिए, सॉरी भूल गया था। तो बैलेंस 2,25,000 में से 45 पीएनएल में से लिया ना, पीएनएल पूरा लिया क्या मैंने, बोनस ही बोनस हो जाता, हाँ है ना। कंपनी को 2,25,000 ही चाहिए था, तो बैलेंसिंग 45 यहां से लिया। सबको समझा? टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इजी टफ। यही आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी है विहान, अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा बाद में। सबको समझा है अच्छे से? एग्जाम्पल नंबर 2 में तो इनफैक्ट वो फाइनल कॉल की भी कॉम्प्लेक्स एंट्री नहीं है, उसमें से ये 2 एंट्री है बस, समझा? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एक बार देख ही लेते हैं ना, साथ साथ में बैलेंस शीट भी खत्म होएगा काम, फिर आपको लिखने का टाइम इकट्ठा दे देता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स तो 80,000 का 80,000 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज है क्या? नहीं, नहीं है, ठीक है ना।
इक्विटी शेयर कैपिटल 720 था, एंट्री में देखोगे तो 720 के बाद पहले 180 क्रेडिट हुआ, फिर 225 क्रेडिट हुआ, हाँ या ना? तो टोटल 11,25,000 हो गया कि नहीं हो गया? ये 12,05,000 फेस पे आ गया, हाँ या ना? ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, इससे टोटल्स लिखे, बिकॉज वी हैव नॉट बीन गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन। जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है वही हम बना पाएंगे, हाँ या ना? अरे जो कैंसिल हो रहे हैं उनको तो डाल दूं, काटा काटा। बोनस गलत को टिक मार दिया था, सॉरी, मैंने इसको टिक मारना था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ योर अंडरस्टैंडिंग हैज बीन अफेक्टेड बाय दिस। चलें आगे। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? रिजर्व्स 1,60,000 दिया है, पूरा रिको बनाएंगे। 1,60,000 माइनस 1,60,000 यूटिलाइज्ड, हाँ या ना? शून्य is the number you will get if you don't learn the order, हाँ या ना? Next 35,000 revaluation reserve same to same, securities premium utilize 0, 2,05,000 में से 45 यूटिलाइज 160, और ये जो तीनों यूटिलाइज किए 1 2 3, क्या ऐसे क्यों रखी गर्दन? समझ गया ना? गर्दन खराब हो गई बेचारी ऐसे। चलें आगे। डिबेंचर्स दिए 5 लाख के हैं, 5 लाख के ही रह जाएंगे, है ना? कोई बोलेगा सर बैंक में भी एंट्री आई है, बट बैंक का मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया, तो आई कैन नॉट नो ना कि कितना प्लस करने के बाद कितना माइनस। माइनस तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, पैसा आया ही है ना? 1,80,000 वो आया ना अपने को, बट कुछ बोला नहीं है, हो गया सब। नहीं, वैसे तो हजारों चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है। पीपी का भी लिख, डेफर्ड टैक्स का भी लिख, करंट लाइबिलिटीज का भी लिख, 200 नोट हो जाएंगे। घर पे रात को आएगा 12 बजे पेपर से, तो फिर घर वाले में क्या हो गया बेटा? मैंने चारों पेपर का टाइम आज ही ले लिया, फाउंडेशन के मेरे को 12 घंटे आज दे दो इंस्टीट्यूट प्लीज। दो लोग मान गए और मैंने पूरा इसमें नोट्स में डाल दिया। बहुत फालतू जोक, बेचारे ने एकदम इज्जत से डाउट पूछा था, बट कई बार क्या होता है ना, मेरे अंदर एक कमीना इंसान जाग जाता है, जो अच्छे बच्चे ने इज्जत से डाउट पूछे हुए की भी बेइज्जती करने की कोशिश करता है। तो आपकी गलती नहीं है इसमें, ये वो अंदर वाले इंसान की गलती। प्लीज स्टार्ट राइटिंग गाइस। सबको समझाए क्या ऑनलाइन वालों को? अरे जवाब दे दो यार, कभी तुम्हारे अंदर के भी अच्छे इंसान को जगाओ तुम लोग। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ जो बाकी किसी कॉलेज से या कहीं और से पढ़ के आते होंगे, उन बेचारों का पेपर एनएम के किसी टीचर के पास आता होगा 12th में करेक्शन के लिए, फालतू में वाट लगा देते होंगे बेचारों की। भाई फाइनल अकाउंट्स एनपीओ में मैं मानता हूँ वो सब है ट्रू, बट एक बात है ना कि अपन क्या लेवल का एग्जाम दे रहे हैं ना, सब देखा जाता है। कौन सा यूनिट टेस्ट करेंगे ना डिस्कस? हाईएस्ट 13 है 25 में से, कि 80 आ रहे हो तो किसी ऐसी मिस्टेक पे 79 कर देते हैं तो मिनिमम। ये मैं मान सकता हूँ कि जो थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन की बातें हैं, गाइस गाइस गाइस, एक ये जैसे इसने बोला कि अगर किसी का 80 में से 80 आ रहा होएगा तो कुछ प्रेजेंटेशन की बातें हैं जिसपे 1 मार्क काट दें। आई डोंट थिंक A/C लिखना वुड बी वन ऑफ दोज थिंग्स, बट मैं सच्ची बताऊं ना, उसके बदले 1 मार्क चले जाए ओके। बी हैप्पी विद 99 इफ इतना, यार क्या है मतलब। उस सब पे तो डेबिट क्रेडिट तो लिखना चाहिए साइड में। कोई भी लेजर अकाउंट जब आप बना रहे हैं उस पर डेबिट क्रेडिट लिखना अति आवश्यक है, उसमें वो गलत नहीं है। देखो हर चीज में ऐसा भी मत सोचो
अरे यार, ताज की पार्टी के लिए कितनी बार अकाउंट लिखेगा तू? इससे अच्छा उतना इंक बचा के ताज की पार्टी खुद के पैसे से हो जाएगी। मैं तो थोड़ा ये मानता हूँ यार, अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन, यार देखो जब फाइनेंशियल्स प्रॉपर बनते हैं कंपनी के, तब ऑब्वियसली मैटर करता है, बट वो सब एक्सेल में होता है। सारे फॉर्मेट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब ये सब क्या है, तुम क्या टेस्ट क्या कर रहे हो सामने वाले का नॉलेज? कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एंट्री पूछ लो ना, वाट लगा दो उसकी के समझने में, उसको नानी दादी याद आ जाए। ऐसा कुछ पूछ लो एकदम बच्चा उधर पसीना यहाँ से आ रहा है, माँ कसम क्या पूछ लिया। उसमें इजी पूछेंगे, मैं फॉर्मेट बनाना आता है कि नहीं आता है? अरे मैं ट्वेल्थ की बात कर रहा हूँ यार, बोर्ड्स बोर्ड्स के लिए ये सब क्या टाइम पास पूछते हैं सब चीजें। चलो हो गया। कितना टाइम लग रहा है, मैंने तो कितना जल्दी कर दिया था ये सब। स्लो कोच हो एकदम। जल्दी अपने को सिलेबस खत्म करना है। अगस्त चल रहा है, अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर, अपने पास 3 महीने हैं इफेक्टिवली। क्या बढ़िया स्टेज पे है यार अपन, मतलब आई एम तो वेरी हैप्पी विद द स्टेज ऑफ सिलेबस फॉर अकाउंट्स एटलीस्ट। अभी तो मेरे बाकी सब्जेक्ट्स भी इन लाइन आ गए ना, जो पहले तुमको ऐसे लग रहा था अरे ये सब्जेक्ट थोड़ा आगे पीछे। लॉ भी अच्छा चल रहा है। इकोनॉमिक्स का सीए फाउंडेशन का ना, बट ट्वेल्थ का हो गया ना खत्म। ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड है, इको कितना टाइम लेगा मतलब? अगर तेरे ट्वेल्थ के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसमें तो सर को सिर्फ एक बार रिविजिट करके नए कॉन्सेप्ट सिखा के सीधा सम्स करवाने होंगे। डर क्या लगता है, एमसी को देखो कुछ मारेगा क्या? हर नॉर्मल आंसर में भी गलत हुआ तो गलत देते हैं। तेरे को क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं होता ऐसा। बट एमसीक्यू में ये सोचना, जैसे तू एक 10 मार्क का सम लिख रहा है, उसमें देखो 2 मार्क मिल रहे हैं, एमसीक्यू में तेरे पास 10 मौके एक एक मार्क लाने के। यार कैसे बोलूं देखो मैं। क्या समय रहना में। हाँ, वो मैं ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, क्या था नेगेटिव इंटीजर वाला। अच्छा है। वो बंद हो गया ना, क्या था उसका शो? लेटेंट। हाँ टाइम पास था। और मतलब वो इंडियाज गॉट लेटेंट ऐसे आइडिया एकदम सिंपल है कि बेवकूफों को बुलाओ बेइज्जती करो। और पता है अपन लोग ऐसे दोस्त लोग भी बैठे बैठे ऐसी बेइज्जती आपस में कर लेते हैं। हाँ पता नहीं, मैं यार कपिल शर्मा अभी मेरे को थोड़ा ओवररेटेड लगने लग गया है, क्योंकि पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है, पहले जब वो स्टैंड अप कॉमेडी करता था बहुत सही करता था वो। पता नहीं धीरे धीरे मेरे को कपिल शर्मा का ग्राफ ऐसे 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 जाते हुए लग रहा है, बट अगेन मेरी क्या औकात है टू जज कपिल शर्मा। भाई मैं अगर कपिल शर्मा मतलब 100 है तो मैं आज 10 भी नहीं हूँ, सो टू फॉर मी टू, यस तो फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट ठीक है। बट यस एज अ, since he's a performer I can have my personal choice. Not that great a fan today. पहले कपिल शर्मा शो भी बहुत अच्छा आता था। हाँ सुनील ग्रोवर तो भैया गजब 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 लेवल है। तुमने वो पिक्चर देखी है, गजनी? गजनी में सुनील क्या सही कैरेक्टर, वो आमिर खान उससे बोलता है बर्फ चाहिए, बोलते हैं, तेरे लिए इतनी बर्फ बहुत है। मतलब कैसे डायलॉग है उसके यार, वो सही कैरेक्टर है यार। सुनील ग्रोवर तो यार।
मेरे को सबसे बेस्ट वो लगा था, पहले वो कपिल शर्मा शो पे गुत्थी बन के आता था, तो ये फिर उसने छोड़ के अपना शो चालू किया था। फिर वो चला नहीं, फिर वो वापस आया। तो जब वो वापस आया तो आ, कुछ तो वो ऐसे ही जोक के तौर पे कपिल शर्मा बोलता है कि तू कहीं और गया था ना। बोला नहीं। तो बोलता है गया था, देखा था हमने, देखा था हम सबने। तो फिर वो बोलता है अगर सबने देखा था तो चला क्यों नहीं? क्या? क्या बोला तू? वो तो यार पता नहीं, देखो वापस से सही गलत ऐसा डाला था उन्होंने। हाँ, अगर तुम में से कोई सीए फाउंडेशन में रैंक ले आता है, मजा ही आ जाए। मैं रिकॉर्डिंग है ना। चलो डन। लिख ले, आराम से लिख ले बेटा। तू लिख ले, अपने को तो घर बार कुछ है ही नहीं, यहीं बैठे रहेंगे अपन आराम से। ए देखो भाई, ए जा जा जल्दी जा। तेरा वो कॉलेज में सोएगा इस चक्कर में, जा जल्दी जा। प्रश्न क्रमांक 2 आप स्वतः ट्राई करके आइएगा। वही चल रहे हैं ना अभी अपन, बाकी लोग रुको। प्रश्न क्रमांक 2 में 4 एंट्री है, देख लेना, करके आना, ठीक है? चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 में बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है, सिर्फ एंट्रीज लिखनी है 4, करके आइएगा।